બોક્સ સેટિંગ્સમાં જે ઇરિટન્સ હશે એના એક્સપોઝરમાં આવવાથી વર્કર્સના લંગ્સ અફેક્ટ થશે. ओके यस. सो कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके रेगुलर एक्सपोजर की वजह से जो पर्सन है उसके लंग क्रोनिकली डैमेज हो सकते हैं. So that is called as occupational lung disease. It could be environmental fumes, occupational fumes, dust है, vapors है, bacterial और fungal antigens हो सकते हैं, allergens हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. Initially reversible हो सकता है वो, but later on due to chronic exposure, हर रोज वो ही एक्सपोजर लेना तो उसकी वजह से क्रोनिक लंग डैमेज हो सकता है. एंड देयर आर लिस्ट ऑफ डिजीज कंडीशंस लाइक asthma, pneumoconiosis, silicosis, coal miners lung disease or black lung disease, then diffuse interstitial fibrosis, asbestosis, talcosis, berylliosis, or else extrinsic allergic alveolitis, farmers lungs, birds fanciers lungs and machine operators lungs. ये सारी उसके disease condition है depending on the occupation. No one is going to ask you about each and every disease condition, but you should know that these are the occupational lung disease. अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको अंदर ऐसा लिखा है कि एक पेशेंट आया एंड आपने सब टेस्ट किया, उससे आपको पता चला द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बर्ड्स फेंसियर्स लंग डिजीज. ओके, तो आपको ये पता चल गया कि ये एक ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिजीज है, नाम सुन के पता चल गया. नाउ उसके असेसमेंट फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है. सो अगर जो भी कंप्लेंट्स है कि पेशेंट को ये कंप्लेंट डिस्निया था, तो हम हाई फाउलर्स पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन देंगे. सो जो भी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है उसके रिलेटेड इंटरवेंशन हम करेंगे एंड असेसमेंट फाइंडिंग्स भी वो ही होंगे. सो देयर इज नो नीड टू डू अ डीप रिसर्च कि इसमें क्या होता है. अगर आपको जानना है, नॉलेज लेना है, सो यू कैन डू इट. बट एग्जाम में ऐसे इस पर से क्वेश्चंस आएंगे. सो साइन एंड सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम और इलनेस अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं है कि सब में सेम हो. एंड इंटरवेंशंस भी सेम. जैसा उसको प्रॉब्लम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करोगे और पेशेंट को बोलोगे कि हो सके तो अवॉइड करो. एंड इफ यू कैन नॉट अवॉइड और आप ये ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ सकते, सो एटलीस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अच्छा मास्क पहने, सर्जिकल मास्क विल नॉट बी हेल्पफुल. सो N95 या उससे ज्यादा रेस्पिरेटर प्रोटेक्टिव वाला जो है वैसा मास्क पहनना है एवरी टाइम यू वर्क. सो ये चीजें हमें सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे हम. ओके फिर हमने देखा था ट्यूबरक्यूलोसिस. व्हाट डू मीन बाय ट्यूबरक्यूलोसिस? Bacterial infection that affects mainly lungs. Okay, so tuberculosis is a highly contagious bacterial disease of respiratory system. एक bacterial disease है जो mycobacterium TB से tuberculosis से होता है. एंड उसके हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखा था. ओके हाँ, अगर कोई पर्सन है, अगर वो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले रहा है या तो नॉन कंप्लाइंट है अपने ट्रीटमेंट से, ले रहा है समटाइम्स नहीं ले रहा है, मतलब रेगुलर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, सो इट कुड लीड टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स. अगर कोई पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट पर कंप्लाइंट नहीं है, इम्प्रॉपर है ट्रीटमेंट, तो फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है? Multi-drug resistant strain of tuberculosis, MDR. यस, MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. ओके एंड उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आप कोई भी ड्रग दोगे वो असर नहीं करेगी बैक्टीरिया को. फिर हमने देखे थे रिस्क फैक्टर्स. टीबी किसको होने के चांसेस ज्यादा है? रिस्क फैक्टर्स कौन है? Child younger than 5 weeks, then the unpasteurized milk. Pita से જે cow infected હશે તો એમાંથી થવાના chances છે. Then ओके individual lower socioeconomic group ના minority group, refugees. Then individual કે જે frequent contact માં આવતા હશે કે untreated કે પછી undiagnosed carrier છે tuberculosis ના એમાં. Then individual જે crowded areas માં રહે છે અને જેમાં long term care facilities નથી કે પછી नो 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 prisons. No, Harshil. The long-term care facility is an example of crowded living area. ओके ओके हाँ, तो क्राउडेड एरियाज लाइक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी. लॉन्ग टर्म होम आपने देखे एंग्लिश कंट्री में, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉमन है. ओल्ड एज होम, ऑर्फन एज, लॉन्ग टर्म केयर, ये सारे जो वहां पर है सब पेशेंट साथ में रहते हैं.
मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज आपने देखी होगी, सारे पेशेंट साथ में रहते हैं। प्रिजन, देन डॉर्मिटरीज, हॉस्टल्स, ये सब में सब ग्रुप में रहते हैं, सो वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है। देन older client, then individual કે જેમાં malnutrition, infection, immunodeficiency હશે, HIV નું infection હશે, immunocompromise હશે, then individual કે જે alcohol abuse કરે કે પછી intravenous drug use કરશે, then history of past exposure કે પછી travel કે જે country માં એ વધારે prevalent છે. यस, सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, इसकी वजह से वो हो सकता है। ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Airborne, ओके, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है तो प्रिकॉशन हम एयरबॉर्न के लेंगे। अगर कोई पर्सन टीबी है तो कितने टाइम मेडिसिन लेने के बाद दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क कम हो जाए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, after 2 to 3 weeks. यस, सो 2 to 3 वीक्स तक पेशेंट रेगुलरली अगर मेडिसिन ले रहा है तो फिर दूसरों तक स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, इट विल रिड्यूस सो मच। ओके, देन डिजीज प्रोग्रेशन हमने देखा था, कोई मुझे बताइए, एक्सप्लेन करेगा? आई डोंट वांट दिस वर्ड टू वर्ड, बट आप मुझे समझाओ कि एग्जैक्टली डिजीज प्रोग्रेस कैसे करता है। સ્કાર ફોર્મેશન બનાવી જે બેક્ટેરિયા પ્લેસ પર સ્કાર ફોર્મેશન બનાવી દે છે, એન્કેપ્સ્યુલ કરી દે છે, એક લેયર ફોર્મ કરી દે છે। नो, you have missed one step. એક લેઝન ક્રિએટ Hmm. ટ્યુબરકલ લેઝન ક્રિએટ કરી દે છે પ્લાન્ટ્સમાં। એના પછી એક આપણા બોડીનું જે ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એ ડિફેન્સ સિસ્ટમ સારું હોય તો એ એન્કેપ્સ્યુલ એટલે કે એના ઉપર એક લેયર ફોર્મ કરી દે છે। એનાથી એવું ના થાય કે સ્પ્રેડ ના થઈ શકે, કેમ કે અગર આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઓછી થઈ તો એ એક્ટિવ ફેઝમાં આવી શકે છે। અને બીજું પાર્ટ એ છે કે ડિફેન્સ સિસ્ટમ એટલી સારી ના હોય અને એ એન્કેપ્સ્યુલ ના કરે, મતલબ લેયર ના બનાવી શકે, સ્કાર ફોર્મેશન ના કરે, લિમ્ફ સિસ્ટમથી ફ્લો થઈને લિમ્ફ નોડ્સમાં ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ ક્રિએટ કરશે અને એનાથી જે ગ્લોમે It is known as that. Okay, leave it. એનાથી પછી જે ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ કરીને એ શું કહેવાય, એ ડોર્મેન્ટ થઈ જશે, પ્રાઇમરી પહેલા પ્રાઇમરી રિસ્પોન્સ સેકન્ડરી ફેઝમાં આવી જશે। પછી ફરીથી આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ જ્યારે વીક થશે કે પછી ફરીથી એક્સપ્લોર થશે ત્યારે ડોર્મેન્ટ ફેઝથી એક્ટિવ ફેઝમાં જતું રહેશે। તો એક્ટિવ ફેઝમાં પછી નેક્રોસિસ થઈને લંગને ડેમેજ એ બધું। Okay, online students, explain me the disease progression. ડ્રોપલેટ લંગ્સમાં એન્ટર કરશે, ટ્યુબરક્યુલોસિસમાં, માઇકોબેક્ટેરિયમ જે ટ્યુબરક્યુલોસ છે એના, દેન બેક્ટેરિયા છે એ લંગ્સમાં ટ્યુબરકલ લેશન ફોર્મ કરશે, એની સામે આપણી જે બોડી છે એ આ જે લીઝન ફોર્મ થયું છે ટ્યુબરકલ એને એન્કેપ્સ્યુલેટ કરશે અને એને સ્કાર કરશે। જો કદાચ આ એન્કેપ્સ્યુલેશન નથી થતું આપણી બોડી દ્વારા તો બેક્ટેરિયા લિમ્ફ સિસ્ટમમાં એન્ટર થશે અને લિમ્ફ નોડ સુધી ટ્રાવેલ કરીને ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ આપશે, જેનાથી ગ્રેન્યુલોમા થશે। દેન જો આ પ્રાઇમરી લેશન ફોર્મ થયો છે એ પછી લેટેન્ટ ફોર્મમાં જતો રહેશે, બટ એ રીએક્ટિવેટ થઈ શકે જ્યારે પેશન્ટ ફરી વખત જ્યારે આ બેક્ટેરિયાના કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે, અને જ્યારે એક્ટિવ ફેઝમાં આવશે ત્યારે ફરી વખત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ્યારે કોન્ટેક્ટમાં એના સસેપ્ટેબલ થયો ત્યારે પછી એ વખતે નેક્રોસિસ થશે અને કેવિટેશન થશે અને એનાથી ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થશે બધા। Yes, so it is very important। हमने देख लिया कि स्कार फॉर्मेशन के बाद भी जब इम्यूनिटी डेफिशिएंट होता है, सो ये बैक्टीरिया को किल करना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टीबी की ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो एक्टिव टीबी नहीं होने देगा, उसको डॉर्मेंट में ही रखेगा, बट ऐसा नहीं कि उसको मेडिसिन नहीं लेनी है। वी डोंट वांट अ रिस्क, एक्टिव हमें फिर से भी नहीं चाहिए, तो मेडिसिन लेना कंपलसरी हो गया। ओके, फिर जो भी पेशेंट टीबी वाला है, अगर आप उसको हिस्ट्री पूछोगे, उसकी हिस्ट्री लेने बैठोगे, क्लाइंट हिस्ट्री में क्या क्या आपको सुनने मिलेगा जो टीबी पॉजिटिव है? ओके, पास एक्सपोजर हुआ होगा, तब वो डॉर्मेंट था, अब फिर से एक्सपोजर हुआ इसीलिए एक्टिव हो गया। देन
ओके, रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री, जहां पर प्रिवेलेंस ज्यादा है टीबी का, वहां पर या तो उसने ट्रैवल किया है या तो उसका ओरिजिन ही वो कंट्री है, वो कंट्री से वो बिलोंग करता है पेशेंट। देन ओके, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। પાસ્ટ એક્સપોઝર થયો હશે, ક્લાયન્ટ નું ઓરિજિન એ પ્રિવેલિંગ કન્ટ્રીમાં હશે કે પછી એ કન્ટ્રીમાં એને ટ્રાવેલ કરેલું હશે. રિસન્ટલી હિસ્ટ્રી ઓફ રેસ્પિરેટરી ઇલનેસ લાઇક ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ન્યુમોનિયા, ફેબ્રાઇલ ઇલનેસ, ફાઉલ સ્મેલિંગ સ્પુટમ પ્રોડક્શન હશે. દેન પ્રીવિયસ ટ્યુબરક્યુલોસિસના ટેસ્ટ કરાયેલા હશે. દેન બીસીજીની વેક્સિન લીધેલી હશે એ પર્સન. यस, रिसेंटली बीसीजी वैक्सीन ली होगी. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Okay, online students, what is this really important point? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે જેણે બીસીજીની વેક્સિન લીધી છે એનો ટ્યુબરક્યુલિન સ્કિન ટેસ્ટ પોઝિટિવ જ આવશે, એટલા માટે ફર્ધર ચેક્સ એક્સરે કરાવવા જરૂરી છે. Yes, we cannot completely rely on tuberculin skin test. बीसीजी वैक्सीन जिन लोगों ने ली होगी उनका पॉजिटिव ही आएगा, सो हमें फर्दर चेस्ट एक्सरे करवाना ही पड़ेगा. ओके, फिर हमने देखा था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी. टेल मी. નાઇટ સ્વેટ પછી persistent coughing થશે up to 3 weeks સુધી. પછી એમાં જે મ્યુકસ હશે એમાં થોડા બ્લડ સ્ટેન્સ ને તો સ્ટ્રીક્સ અને ચેસ્ટ ટાઇટનેસ થઈ જશે, ડલ પેન, પછી ચેસ્ટ પેન. Okay, online students. પ્રાઇમરીલી અસિમ્પ્ટોમેટિક પણ હોઈ શકે, એમાં ફટીગ, લેથાર્જી, એનોરેક્સિયા, weight loss, low grade fever, chills, night sweats. Then persistent cough જોવા મળશે જે 3 weeks સુધી લાસ્ટ કરશે. Then mucopurulent જે સ્પુટમ છે એ જોવા મળશે જે ઓપનલી બ્લડ સાથે સ્ટિક થયેલું હશે. Then chest tightness અને dull aching chest pain જોવા મળશે cough સાથે. Okay, yes, and ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेटरी सारे सिम्टम्स है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिज्नी और वो सब तो होगा. फिर हमने असेसमेंट देखा था, तो फर्स्ट हमने देखा चेस्ट असेसमेंट. डायरेक्टली सिर्फ आप देख के इंस्पेक्ट करके अब पता लगा सकते हो कि पेशेंट इज टीबी पॉजिटिव. कैन वी आइडेंटिफाई ओनली बाय इंस्पेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे देख के पता चल जाएगा चेस्ट का कि पेशेंट इज टीबी पॉजिटिव? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो चेस्ट असेसमेंट में क्या करना होगा, हमें एक्सरे करना होगा. एक्सरे से हमें पता चल जाएगा कि वहां पर इनफिल्ट्रेट्स है, ऐसे जो कंसोलिडेशन हो गया है, बट उससे हमें ये तो पता नहीं चलेगा ना कि ये एग्जैक्टली टीबी है, दूसरी भी कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन हो सकती है. सो एक ये हम कर सकते हैं कि हाँ शायद टीबी हो सकता है, ऐसे चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं. देन हाँ, अगर पेशेंट को एक्टिव टीबी होगा, जब प्राइमरी लीजन होता है, जब डॉर्मेंट फेज में होता है, तब हमारी बॉडी ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्रिएट किया था, फाइट की थी. सो फाइट की वजह से इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हो गया था एंड वो डॉर्मेंट हो गया. अब वो एक्टिव हो गया है, मतलब हमारी बॉडी तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, हमारी बॉडी हार गई है. सो देयर विल बी नो इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन कुछ होगा ही नहीं. चेस्ट एक्सरे में आपको इन्फ्लामेटरी लीजन्स देखने को ही नहीं मिलेगी, इन्फ्लामेशन हो ही नहीं रहा है, हमारी बॉडी ने हार मान ली है. फिर जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगा, हम परकशन करेंगे तो हमें डलनेस सुनाई देगा. आइडियली कैसा होता है लंग परकशन नॉर्मली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नॉर्मल लंग परकशन कैसा होता है? રેઝોનન્સ रेजोनेंस होता है. जब हम ऐसे अब परकशन करेंगे सो डलनेस होगी, अच्छे से साउंड नहीं आएगा. ओके, देन पेशेंट को अगर हम लंग साउंड सुनेंगे तो रोंकाई एंड क्रैकल्स होंगे. समटाइम्स ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ये जो ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्ट हो सकता है, सो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. एंड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तब व्हीजिंग सुनाई देगा हमें एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी. फिर एक हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स. एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज दैट?
quantiferin TB gold test, ELISA. यस, एलिजा मेथड यूज करके हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें पेशेंट का सैंपल लेंगे। ये टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव है, हमें पता चल जाएगा पेशेंट टीबी पॉजिटिव है या नहीं। 24 आवर्स में तो इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर हमने स्पुटम कल्चर देखा था। स्पुटम कल्चर में क्या करते हैं, पेशेंट का स्पुटम लेंगे। वो सब आपको पता होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं किया है, बट अर्ली मॉर्निंग स्पुटम लेना है, नॉट सलाइवा ओनली स्पुटम। सो ये सब पेशेंट को ब्रश नहीं करना है, सिर्फ गार्गलिंग करना है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इट इज नॉट मेंशन इन दिस टॉपिक, बट हमने ये स्टडी किया है। सो स्पुटम लेंगे, स्पुटम का सैंपल लेंगे। हाँ, बट जो भी टीबी पॉजिटिव है, स्पुटम पॉजिटिव होने में उसको 6 वीक्स लगेंगे। आप अर्ली जैसे ही एक्सपोजर हुआ है स्पुटम करोगे तो स्पुटम पॉजिटिव नहीं आएगा। इट टेक्स टाइम टू ग्रो, एंड स्पुटम में आने के लिए उसको 6 वीक्स का टाइम लगता है। देन अगर मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है फिर भी हम स्पुटम कल्चर करते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट टू चेक कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं तो वो इफेक्टिव है या नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट अगर 3 महीने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा तो फिर स्पुटम भी नेगेटिव हो जाएगा। एंड ऐसे 3 कंसेक्यूटिव स्पुटम्स नेगेटिव आते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि पेशेंट इज फ्री ऑफ इन्फेक्शन, अब सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। सो ऐसा होने के बाद हम बोल सकते हैं। फिर हम दूसरा टेस्ट कर सकते हैं, TST, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। उसमें हम एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे जिससे हम चेक करेंगे कि हाउ द पेशेंट बॉडी इज रिएक्टिंग टू दिस एंटीजन। जो बैक्टीरिया का एंटीजन है वो ही हमने इंस्टिल किया था। हाँ, बट ऑलरेडी जो पेशेंट ने BCG वैक्सीन ली है तो हमारे पास ये एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी क्रिएटेड है जो लाइफ टाइम तक रहेगी। सो एक बार किसी का स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब एंटीबॉडीज है उसके पास, तो ऑलवेज वो जिंदा रहेगा तब तक उसके पास एंटीबॉडीज होगी। सो वन टाइम TST is positive, then it will be positive for the rest of the life. वो always positive होगा। जो भी BCG वैक्सीन लिया है उसमें भी वो पॉजिटिव होगा। देन हमने उसके क्लासिफिकेशन देखे थे। देयर आर 3 क्लासिफिकेशन। टेल मी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ TST। more than client અગર 100 પછી 10 or more than 10 હોય તો હેલ્થકેર વર્કર્સ જે હોય છે એમાં જોવા And child. મળશે Yes. અને more than all health workers કોઈ પણ ક્યારે પણ એક્સપ્લોર ના થયું હોય તો એ વેરીફાઈ થાય. Okay, online students, tell me about the classification of TST. TST નું જે ક્લાસિફિકેશન છે એ રિએક્શન ના જે ઇન્ડ્યુરેશન છે એને ડાયામીટર અકોર્ડિંગ નક્કી થશે. એમાં ઇન્ડ્યુરેશન જો ગ્રેટર દેન 15 મિલીમીટર હશે, ગ્રેટર ઇક્વલ ટુ, તો એ નોર્મલ પર્સનમાં એ પોઝિટિવ કહેવાશે. દેન ઇન્ડ્યુરેશન ગ્રેટર ઇક્વલ ટુ Normal. Harshit, just a minute. Normal, but there is one condition. Normal healthy, we are also normal healthy individual, but we doesn't fall in this category, right? I am also healthy, you are also healthy, we are completely healthy, we don't have any disease condition, so we are not under this category. Healthy individual, it's fine, okay, but there is one condition. What is that condition? Any other students answer this question? जब कोई पर्सन में 15 या 15 से ज्यादा है तब हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। बट विच पर्सन्स? हमने देखा कि हेल्दी इंडिविजुअल्स, ओके, बट कैसे हेल्दी इंडिविजुअल्स? जिन्हें कांटेक्ट में अभी कोई हेल्थ पर्सनल नहीं है। यस, जिसके कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, टीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एरिया में नहीं रह रहा है कि जहां पर टीबी प्रिवेलेंट ज्यादा है, उसके घर में भी या उसके आसपास भी उसका कोई फ्रेंड, उसके कोई कांटेक्ट, उसके जो नोन पर्सन है वो भी कोई हेल्थ केयर सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, तो उसको कोई रिस्क ही नहीं है टीबी होने का। एंड फिर भी अगर उसका 15 या 15 से ज्यादा आ रहा है तब हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अंडरस्टैंड हर्षित? यस मैम. So all individuals are not under this category. Then second category कौन सी है? चलो बोलो.
જેમાં ડ્યુરેશન ગ્રેટર ઇક્વલ ટુ 10 મિલીમીટર એને પોઝિટિવ ગણીશું. એમાં જે હેલ્થકેર વર્કર છે, પછી જે ટ્રાવેલર્સ છે, જે રિસન્ટ એન્ડ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી છે કન્ટ્રીના, આઈવી ડ્રગ યુઝર અને ચિલ્ડ્રન લેસ ધેન 4 years of age. Then ઓકે જેમાં ડ્યુરેશન ગ્રેટર ઇક્વલ ટુ 5 મિલીમીટર હશે, જે ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ છે તેમાં. ओके सो ये 3 कैटेगरी है 10 और मोर देन 10 में हेल्थ केयर वर्कर सारे आ गए, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग आ गए। देन जो रिसेंट ट्रैवल किया है अभी वो कंट्री में जहां पर प्रिवलेंस ज्यादा है, आईवी ड्रग यूजर्स एंड चाइल्ड, ये सब में अगर 10 या 10 से ज्यादा आता है तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर कर देंगे, दो दे आर हेल्दी, बट ये उनके रिस्क फैक्टर्स है। एंड अगर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स है जिसमें 5 या 5 से भी ज्यादा आ रहा है देन इट इज पॉजिटिव, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव है। द कैटेगरी फॉर दिस इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट, जिसकी इम्यूनिटी कम है तो उसके अंदर थोड़ा भी अगर इंड्यूरेशन होता है तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। ओके फिर हमने देखा हॉस्पिटलाइज क्लाइंट। सो टीबी वाला अगर हॉस्पिटल में है तो कैसे केयर करोगे आप? पहले तो क्या ध्यान रखना होता है, हॉस्पिटल में टीबी वाला पेशेंट है तो ऑनलाइन એરબોર્ન स्टूडेंट्स પ્રિकॉशन कैसे लेंगे, चलो बोलो अब वो। N95 માસ્ક, then જે રૂમ છે એમાં નેગેટિવ પ્રેશર મેન્ટેન કરવાનું, જેથી જે કન્ટામિનેટેડ છે એનું એક્સેલેશન છે એ બહાર ના જાય અને રૂમ ટાઇટલી ક્લોઝ કરવાનું. ओके और रूम कैसा होना चाहिए? एयर प्योरीफायर्स, एयर एक्सचेंजर्स होने चाहिए रूम में, वरना वो ही एयर अंदर घूमती रहेगी। सो एयर एक्सचेंज होना चाहिए, प्योरीफायर्स होना चाहिए, बट उसके वेंट हॉस्पिटल की साइड रखोगी या बाहर एनवायरनमेंट में रखनी है? उसके वेंट कहाँ बाहर। रखेंगे? बाहर की साइड। सो जो अंदर की Outside. एयर है हाँ वो बाहर चली जाए, हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना। पेशेंट को मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं है? सर्जिकल मास्क रिक्वायर। अगर पेशेंट रूम में है, आप कौन सा मास्क पहनोगे, सर्जिकल या N95? N95। N95 पहनेंगे हम। ओके एंड वी आर एंटरिंग इन अ पेशेंट्स रूम, सो पेशेंट को सर्जिकल मास्क पहनने की, N95 मास्क पहनने की जरूरत है या नहीं है? No, if they go outside, so wear mask, surgical mask। ओके यस सो पेशेंट को रूम के अंदर मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप पेशेंट को रूम से बाहर निकाल रहे हो, कुछ प्रोसीजर करने के लिए ले जा रहे हो या कुछ भी, तो फिर पेशेंट को सर्जिकल मास्क पहनना पड़ेगा, नॉट N95। ओके ये चीज ध्यान रखनी है। अदर चीज आइसोलेशन प्रिकॉशन में क्या करोगे? Thorough hand washing before and after ओके caring the client. When client જો તેને રૂમ લીવ કરવાની થાય છે સર્જરી કે પછી પ્રોસીજર માટે, તો સર્જિકલ માસ્ક વિયર કરીશું. Then respiratory isolation discontinue જ્યારે જે ક્લાયન્ટ ઇન્ફેક્ટિયસ આપણે વધારે એને કન્સિડર નથી કરતા ત્યારે જે રેસ્પિરેટરી આઇસોલેશન આપણે એને ડિસ્કન્ટિન્યુ કરીશું. અને N95 માસ્ક હંમેશા જ્યારે આપણે રૂમમાં એન્ટર થઈશું ત્યારે પહેરી જ રાખીશું, જ્યાં સુધી એ આઇસોલેશન આપણે ડિસ્કન્ટિન્યુ ના કરી દઈએ ત્યાં સુધી. आइसोलेशन Then डिसकंटिन्यू कब करोगे? જ્યારે ક્લાયન્ટ ટ્યુબરક્યુલોસિસની મેડિકેશન 2 to 3 weeks લઈ શકે અને જ્યારે રિસ્ક ઓફ ટ્રાન્સમિશન રિડ્યુસ થઈ જાય ત્યારે. ओके देन दूसरी इंटरवेंशंस, वी कैन आल्सो राइट अ मार्क, और डोर पर हम मार्क कर सकते हैं नो एंट्री। एयरबोर्न प्रिकॉशंस ऐसे मार्किंग कर सकते हैं कि कोई रैंडमली अंदर ना चला जाए। सो ये चीजें भी हम ध्यान में रख सकते हैं। पीपीई किट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप पीपीई किट पहनोगे। इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ स्पिलेज टू द फेस शील्ड पहनेंगे। क्लोथ्स गंदे होने वाले हैं तो गाउन, ग्लव्स ऐसे। सो पीपीई किट हमें वेस्ट नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन द नीड हम पीपीई किट पहनेंगे। फिर हमने देखा था क्लाइंट एजुकेशन एंड फैमिली एजुकेशन। टीबी वाले पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को क्या एजुकेशन दोगे आप?
કેવી કન્ટિન્યુઅસલી બતાવવાનું છે જ્યારે મેડિસિન છે આપણે છે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે એ બતાવવાનું છે અને સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે પછી એની જોડે આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ પછી એના જોડે મેડિસિન ખતમ થઈ ગયો તેના જોડે ઓલરેડી એક સપ્લાય હોવું જોઈએ એક પણ ગેપ ના પાડવું જોઈએ પછી 2 to 3 વીક્સ એ જ્યારે મેડિસિન કન્ટિન્યુ કરશે એના પછી એ નોન ઇન્ફેક્શિયસ થઈ જાય છે કે જે એનું એક્ટિવિટી છે એ રિઝ્યુમ કરી શકે છે પછી બીજું જ્યારે એ સ્નીઝિંગ કે કફિંગ કરે છે ત્યારે નોઝ અને માઉથને કવર જે ટિશ્યુ પેપર છે એ કવર કરવાનું છે અને ડિસ્પોઝ પ્લાસ્ટિક બેગમાં કરવાનું છે. Okay. What about isolation at home? આઇસોલેશન માટે નથી જવાનું કેમ કે ઓલરેડી જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એક્સપોઝ થઈ Okay. What about employment? જ્યારે એના મેડિસિન લીધા પછી 2 to 4 વીક્સમાં એને સ્પુટમ ટેસ્ટ કરવાનું છે Every 2 to 4 weeks. જ્યારે થર્ડ ટાઈમ નેગેટિવ આવી ગયું હોય તો એ એમ્પ્લોયર વર્ક ચાલુ કરશે. Okay. Nutrition? રિચ ફૂડ ડાયટ આપણે જેને ન્યુટ્રિશન ફૂડ પછી વિટામિન સી છે મલ્ટીવિટામિન છે બધા એને Protein rich, yes. પ્રિવેન્ટ રિકરન્સના Immunity boost होगी. Okay. Online students? Tell me about the education. ક્લાયન્ટ અને એના ફેમિલી મેમ્બર્સને આપણે ટ્યુબરક્યુલોસિસ અને એના રિલેટેડ કન્સર્ન્સ છે અને એનાથી કન્ટેજિયસ એસ્પેક્ટ છે એના વિશે પ્રોવાઈડ કરવાની. ધેન જે મેડિકેશન રેજિમેન એ લઈ રહ્યું છે અને એક્ઝેક્ટલી જે પીએસસીપીએ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે એ પ્રમાણે એને ફોલો કરે અને એ મેડિકેશનની સપ્લાય છે જે એ ઓન હેન્ડ રાખે. ધેન ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાનું છે કે મેડિકેશન જે રેજિમેન છે એ અપ ટુ 12 મંથ્સ પણ કન્ટિન્યુ રહી શકે અકોર્ડિંગ ટુ એમની સિચ્યુએશન. ધેન ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાની છે એની સાઇડ અને એડવર્સ ઇફેક્ટ અને એના વેઝ કે જેના દ્વારા એમને સરળતા રહે. ધેન ક્લાયન્ટને રીએશ્યોર કરવાનું છે કે મેડિકેશન લીધેલા 2 to 3 વીક પછી એ બીજા કોઈને ઇન્ફેક્ટ નહીં કરી શકે. ધેન ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાનું છે કે એની એક્ટિવિટી ધીરે ધીરે સ્ટાર્ટ કરી શકે છે નોર્મલ એક્ટિવિટીઝ. ધેન ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે કે એડિક્વેટ ન્યુટ્રિશન અને વેલનેસ ડાયટ લેવાનું જેમાં ફૂડ રિચ હોય આયર્ન પ્રોટીન વિટામિન સી જે હિલિંગમાં એને પ્રમોટ કરશે અને આ ડિઝીઝના રિકરન્સને સ્ટોપ કરશે. ધેન ક્લાયન્ટ અને એના ફેમિલી મેમ્બરને રેસ્પિરેટરી આઇસોલેશન નેસેસરી નથી કારણ કે ઓલરેડી એક્સપોઝ થઈ ગયેલા છે. ધેન ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે કે માઉથ અને નોઝ કવર કરે જ્યારે પણ એ કફિંગ કે સ્નીઝિંગ કરતું હોય અને જે ટિશ્યુઝ છે કે પછી એના જે સિક્રેશન છે એ પ્લાસ્ટિક બેગમાં અલગથી આઇસોલેટ કરે. ધેન ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે કે થોરોલી હેન્ડ વોશિંગ અને એના ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ. ધેન ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું છે કે સ્પુટમ કલ્ચર એ નીડેડ છે 2 to 4 વીક્સ માટે વન્સ જે મેડિકેશન થેરાપી જે છે એ ઇનિશિએટેડ કરે ત્યારે. ધેન ક્લાયન્ટને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે કે જેનું કલ્ચર જે સ્પુટમ કલ્ચર 3 ટાઈમ્સ નેગેટિવ આવે ત્યાર પછી જે એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકે અને એ ઇન્ફેક્ટિયસ નથી રહેતો એટલા માટે પછી જ્યારે 3 સ્પુટમ કલ્ચર નેગેટિવ આવશે ત્યારે જ સ્ટાર્ટ કરી શકશે એમ્પ્લોયમેન્ટ. જે પછી ક્લાયન્ટને એડવાઇસ કરવાનું છે કે આનું એક્સપોઝર જે સિલિકોન છે ડસ્ટ છે એવા સબસ્ટેન્સ જે ઇરિટેટ કરી શકે લંગને એનાથી દૂર રહે. ધેન ક્લાયન્ટને એનું જે ટ્રીટમેન્ટ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસની એની ફોલોઅપ કેર છે સ્પુટમ કલ્ચર છે એના વિશે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવાનું અને પબ્લિક હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટને એની જાણ કરવાની. Yes, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में नोटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज समथिंग कम्युनिटी बेस्ड रेस्पिरेशन. अगर उसको ठीक नहीं हुआ तो वहां पर स्प्रेड हो सकता है. सो ऐसे सारे जो कंसर्न्स है वो हमें नोटिफाई करने होते हैं. इसके सिवा अदर कुछ आप सिखाओगे पेशेंट को? एनी अदर पॉइंट्स? फैमिली मेंबर्स को उनको भी बोलोगे कि आप भी ट्यूबरक्यूलिन्स की टेस्ट करवा के देखो, चेस्ट एक्सरे करवा के देखो बिकॉज एक्सपोजर तो हुआ है.
राइट। नो डाउट दे आर वैक्सीनेटेड, बट फिर भी हम चेक करेंगे कि लीजन्स है या नहीं, डॉर्मेंट लीजन्स है या नहीं। अगर हमें लगता है चेस्ट एक्सरे ब्लड टेस्ट वो सब पॉजिटिव आ रहा है तो उनकी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो उनको भी सिखाना है कि आपको भी टेस्ट करवाना होगा, आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सपोज हो गए, बट आपको भी टेस्ट करवाना होगा। एंड अगर कोई ऐसे पॉजिटिव आता है तो फिर आपको भी ट्रीटमेंट लेनी होगी। उनकी ट्रीटमेंट लंबी नहीं चलेगी बिकॉज दे आर नॉट इन एक्टिव टीबी, बट फिर भी उनको ट्रीटमेंट तो लेनी पड़ेगी। सो ये सब भी आप सिखा सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No, ma'am. No. Okay. So let's start new chapter. That is chapter number 53, cardiovascular problems. हमने उसकी एनाटॉमी, हमने स्कल स्टडी कर दी थी, स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस एंड लेयर्स। सो ये जो चैप्टर है उसमें प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है? हेल्थ प्रमोशन, पेशेंट की हेल्थ अच्छी करनी है हमें, वी वांट टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ अ पेशेंट एंड वी वांट अ गुड टिश्यू परफ्यूजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई सारे ऑर्गन्स तक हो, ये भी हमारी एक प्रायोरिटी है। सो दिस आर द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। Let's study about the anatomy and physiology in detail. So let's study about first heart and heart wall layers. जो उसके layers है उसके बारे में study करते हैं। Heart is located in the mediastinum. Mediastinum मतलब जो lungs के बीच की जो cavity है, वो cavity को हम mediastinum बोलते हैं। So वहां पर heart होता है। Heart consists of 3 layers. Outermost layer is epicardium, middle layer is the myocardium, and it is actual contracting muscle of the heart. Heart कैसे बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है? विद द हेल्प ऑफ मायोकार्डियम, नॉट एपी एंड नॉट एंडो। मायोकार्डियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम विच लाइंस द इनर चैम्बर्स एंड हार्ट वाल्व्स। अंदर का पूरा लेयर लाइनिंग है, दैट इज एंडोकार्डियम। ओके। अब एपिकार्डियम के ऊपर एक पेरिकार्डियल सैक है। पेरिकार्डियल सैक के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, स्पेस होगी। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। एनकेसिस एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। सो हम ऐसा भी समटाइम्स बोलते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सो आइडियली ऐसा होता है, ये ऐसे डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ये जो हार्ट से अटैच होगी वो कौन सी मेम्ब्रेन होगी, विसरल या पैराइटल? हार्ट से जो अटैच, विसरल। ऑलवेज जो ऑर्गन से अटैच होती है विसरल होती है, आउटसाइड होती है वो पैराइटल। सो ये दोनों लेयर्स मिलकर हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। उसके बीच में स्पेस है जहां पर क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब विसरल पेरिकार्डियम के नीचे होगा एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम सबसे थिक एंड एंडोकार्डियम, राइट। सो ऐसे लेयर्स होते हैं। सो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये ऊपर का पेरिकार्डियम, सबसे ऊपर का, एपिकार्डियम से भी ऊपर। सो उससे कंप्लीटली हार्ट को ऐसे एनक्लोज किया है, प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। इट हैज 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम भी 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। सो द पैराइटल पेरिकार्डियम इज टफ fibrous outer membrane that attaches anteriorly to the lower half of sternum, posteriorly to the thoracic vertebra and inferiorly to the diaphragm. Yes, आप देखो ऐसे रिब केज है, ये स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगी, राइट, नीचे डायफ्राम है। सो ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो सबसे बाहर का लेयर है, एकदम टफ फाइब्रस लेयर है। आगे की साइड वो स्टर्नम से अटैच्ड है, नीचे की साइड वो डायफ्राम से अटैच्ड है एंड पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच्ड है। देन विसरल लेयर है, दैट इज थीन इनर लेयर दैट एनक्लोजेस एडर्स टू द हार्ट। अंदर का लेयर है वो थीन है, उसको टफ होने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाहर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो अंदर का जो विसरल लेयर है वो एकदम थीन है एंड वो हार्ट के लेयर से, मतलब हार्ट के जो एपिकार्डियम से उसके साथ चिपका हुआ है। ओके। एंड बीच में देयर विल बी अ स्पेस। The pericardial space between the parietal and visceral layers holds 5 to 20 ml of pericardial fluid. Pleural fluid 10 to 20, pericardial fluid 5 to 20. To lubricate the pericardial surfaces and cushion the heart. ये fluid का काम क्या है? Lubrication करना, जब हार्ट ऐसे मूवमेंट करता है तो फ्रिक्शन ना हो, तो lubrication प्रोवाइड करना। एंड अगर कुछ इंजरी होती है तो वो फ्लूइड की वजह से सीधा जो ट्रॉमा है वो हार्ट तक ना पहुंचे, वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसीलिए ये उसका काम है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? टोटल 4, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स।
So the right atrium receives the deoxygenated blood from the body via superior and inferior vena cava. I hope you are understanding the structure because हमने कल ही देख लिया था. So right atrium deoxygenated blood receive करेगा from all over the body with the help of superior vena cava, inferior vena cava. Then the right ventricle receives the blood from the right atrium and then it pumps the blood into the lungs via pulmonary artery. Now the left atrium receives the oxygenated blood from the lungs via 4 pulmonary veins. दो राइट साइड होगी, दो लेफ्ट साइड होगी. सो दोनों से ऐसे पल्मोनरी वेन से सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा. Then the left ventricle is the largest and most muscular chamber. अगर हम ये चारों चैम्बर का कंपैरिजन करें और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का कंपैरिजन करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा है. Why it is largest? Why it is largest and most muscular chamber? उसके जो मायोकार्डिया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे का जो मायोकार्डियम है वो थोड़ा ज्यादा थिक है. Why? ऐसा भेदभाव क्यों? सारे चैम्बर्स इक्वल नहीं होने चाहिए? Why left one is larger compared to right ventricle? What is the function of left ventricle? Left ventricle का function क्या है? Read that whole 4 point. हाँ बोलो. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाने का काम. Okay. So now give me the reason why it is the largest chamber. Think. It is so simple. Okay, find it out why it is largest. The left ventricle, it is the largest and most muscular chamber. It receives oxygenated blood from the lungs via left atrium. So lungs में से left atrium में आएगा, then वो left ventricle में जाएगा, and it pumps the blood into the systemic circulation via aorta. Systemic circulation में भेजेगा via aorta. Okay. Next, there are 4 valves in the heart. 2 AV valve हो गए, 2 semilunar valve हो गए. AV valve कौन से? Tricuspid and bicuspid. Semilunar कौन से? Pulmonic and aortic. So let's study about all the valves. There are 2 AV valves, atrioventricular valves, the tricuspid and mitral valve, which lies between the atria and ventricles. The tricuspid valve is located on the right side of the heart between right atrium and right ventricle. The bicuspid valve, which is also called as mitral valve, it is located on the left side of the heart between left atrium and left ventricle. The AV valve, the atrioventricular valve, close at the beginning of ventricular contraction and to prevent the blood from flowing back into the atria from the ventricles. This valve opens when the ventricles relax. Okay. अब वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल साथ में ही कंस्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे साथ में ही बंद होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे. सो राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बॉडी में चला जाएगा. सो दोनों ऐसे साथ में ही बंद होते हैं. जैसे ही बंद होने वाले होते हैं, जो एवी वाल्व है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, वो बंद हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज जस्ट इमेजिन, वेंट्रिकल्स ऐसे बंद होंगे और वो वाल्व ओपन होंगे तो फिर ब्लड एट्रिया में वापस जाएगा, नॉट इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा, उसमें नहीं जा पाएगा. सो इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्शन होने वाले होते हैं तभी वो बंद हो जाते हैं. फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जैसे ही रिलैक्स होगा तो वाल्व ओपन हो जाएंगे कि जो एट्रिया में ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में वापस आ जाए. एंड सेमिल्यूनर वाल्व उल्टा काम करते हैं. लेट्स सी. There are 2 semilunar valves, pulmonic and aortic. The pulmonic semilunar valve lies between the right ventricle and pulmonary artery, and the aortic semilunar valve lies between the left ventricle and aorta. अब ये semilunar valves क्या करेंगे? The semilunar valves prevent the blood from flowing back into the ventricles during relaxation. अब ventricles ऐसे contract किया तब blood ऐसे उसमें से निकला, अब वो relax होंगे. अगर वाल्व ओपन होंगे तो फिर वो ब्लड वापस नहीं आ जाएगा. सो ये वाल्व कैसे होता है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होता है तब वो बंद होता है कि वो ब्लड वापस ना आए. एंड जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये वाल्व ओपन होंगे, तभी तो वो ब्लड जा पाएगा ना. सो ऐसा याद रखना है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एवी वाल्व बंद होता है एंड सेमिल्यूनर वाल्व खुले होते हैं. जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब
सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद होंगे एंड एवी वाल्व ओपन होगा कि ब्लड वेंट्रिकल्स में आ सके. अंडरस्टैंड? यस और नो? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये सब हो गया, चैम्बर्स हो गए. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देख लेते हैं. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में फर्स्ट है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड. इट इज द मेन पेस मेकर दैट इनिशिएट्स ईच हार्ट बीट. ऐसे नोड है वो हमारा हार्ट का पेस मेकर है. ऐसे नोड की वजह से वहां से इलेक्ट्रिकल जो बीट्स है वो इनिशिएट होती है. इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वीना केवा एंड राइट एट्रियम. सो ऐसे ये जो हार्ट का चैम्बर है, दिस इज राइट एट्रियम, राइट. सो ऐसे ऐसे इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा जहां पर एंटर होगी, सो ये जहां पर ओपनिंग होता है उसके यहाँ पर साइड में ही होता है ऐसे नोड एट द जंक्शन of the superior vena cava and atrium. The SA node generates electrical impulses 60 to 100 times per minute. जैसे हमारी हार्ट रेट है, एक मिनट के अंदर 60 to 100 टाइम्स उसमें से इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलती है. जिसकी जितनी इंपल्स निकलेगी उसकी उतनी हार्ट रेट होगी. एंड इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ऐसे नोड में कितनी बार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी निकालनी है तो वो किससे कंट्रोल होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सिंपैथेटिक का काम क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का Increase कर सकते हैं. एंड पैरासिम्पैथेटिक Decrease. श्योर? Normal पर ला देना हार्ट रेट decrease. सॉरी. और अदर स्टूडेंट्स, एनी अदर आंसर्स? बोलो चलो. सिंपैथेटिक नर्व इंक्रीज करा, एंड पैरासिम्पैथेटिक? डिक्रीज. यस एग्जैक्टली. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करने में हेल्प करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करने में. सो सोचो पेशेंट ने कुछ वर्क किया, एक्सरसाइज की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई. सो फिर अब ऐसे नोड आते हैं. देखा है कि समटाइम्स 102 हार्ट रेट हो जाती है, तो ऐसे नोड है वो ज्यादा टाइम्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, तो 102 हार्ट रेट हो गई. नेक्स्ट है एवी नोड. इट इज लोकेटेड इन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम. सो एट्रियल सेप्टम मतलब देखो ऐसे ये 4 चैम्बर्स हो गए, ऐसे करके 4 चैम्बर्स है, राइट. सो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर का बीच का डिवीजन है और ये 2 एट्रिया का बीच का डिवीजन है. सो वो यहाँ पर होगा जहां पर एट्रियल सेप्टम का लोअर एस्पेक्ट, 2 एट्रिया जो डिवाइड होते हैं, सो जहां पर लोअर सेप्टम है, ऐसे नोड यहाँ पर था, एवी नोड यहाँ पर है. सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सीधे यहाँ पर जाएंगे. फिर जो वेंट्रिकल्स का बीच का है दैट इज बंडल ऑफ हीट, सो इजीली वो ट्रैवल कर पाए. सो AV node is located in the lower aspect of atrial septum. जहां atrial septum है, 2 एट्रियास को डिवाइड होते हैं, वहां पर नीचे की साइड होगा. इट रिसीव्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड. उसका काम क्या है? ऐसे नोड से जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही है उसको रिसीव करना. बट इफ द ऐसे नोड फेल्स, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसका ऐसे नोड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो जब ऐसे नोड अच्छे से काम ना कर पाए, the AV node can initiate and sustain the heart rate of 40 to 60 beats per minute. तो फिर एवी नोड उसका काम ले लेता है. अब एवी नोड ही इंपल्स जनरेट करेगा. ऐसे नोड नहीं कर पा रहा है, बिगड़ गया है, तो एवी नोड उसका काम कर सकता है, बट नॉट लाइक ऐसे नोड. ऐसे नोड एक मिनट में 60 to 100 टाइम्स जनरेट करता था, बट एवी नोड उतना नहीं कर पाएगा, 40 से 60 ही कर पाएगा. सो अगर कोई पेशेंट की इतनी ही हार्ट रेट हो रही है तो हमें पता चल सकता है कि ऐसे नोड इज नॉट वर्किंग वेरी वेल. देन एवी नोड का ये काम है. उसके बाद है बंडल ऑफ हीस. Bundle of His, a continuation of AV node located in the intraventricular septum. So ये 2 ventricles है, बीच का जो septum है, so ये ऐसा septum होता है, right? So यहाँ पर AV node था और immediately उसके बाद चालू हो गया bundle of His. वो continuation है AV node के बाद से, and वो 2 ventriculars के बीच में है bundle of His. It branches into right bundle branch which extends down at the right side of the intraventricular septum and left bundle branch which extends into the left ventricle. So just imagine ये पूरा septum है, ऐसे ventricles के बीच का ऐसे septum है, right?
ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दो ब्रांचेस होगी ऐसे, एक एंड दो, एक ब्रांच इस तरफ जाएगी, एक ब्रांच इस तरफ जाएगी, कंबाइनली हम इसको बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। बट बंडल ऑफ हीस में एक लेफ्ट ब्रांच बंडल होता है, एक राइट ब्रांच बंडल होता है। देखो, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, जो ईच एंड एवरी साइड जाएगा। द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू द परकिंजी फाइबर। अब यहाँ पर आके ऐसे फाइबर्स बन जाएंगे, अब अलग हो जाएंगे दोनों, ऐसे फाइबर्स होते हैं जो पूरे वेंट्रिकल्स को, पूरे हार्ट की तरफ ऐसे सिचुएटेड होंगे और उसको कॉन्ट्रेक्शन करने में हेल्प करेंगे। You can see the image on Google also. Now let's study about the Purkinje fibers. The Purkinje fibers are a diffuse network of conducting strands located beneath the ventricular endocardium. अंदर का जो एंडोकार्डियम है उसके नीचे होता है, एंड वो पूरा एक नेटवर्क है, पतली पतली ऐसे स्ट्रैंड्स होगी और पूरे वेंट्रिकल में ऐसे फैली हुई होगी। This fiber spreads the wave of depolarization through ventricles. ये फाइबर्स का काम क्या है? पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन की वेव पहुंचाना। व्हाट इज डीपोलराइजेशन एंड व्हाट इज रीपोलराइजेशन? टेल मी। ये वर्ड आप बहुत बार अब सुनोगे। अब हार्ट में, ये पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, यू विल नॉट स्टडी द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, you are only going to study depolarization and repolarization. So tell me, what is depolarization and what is repolarization? चलो, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, वरना पूरा आप कंफ्यूज हो जाओगे। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ऐसे आप हार्ट रेट स्टडी करने वाले हो, तो अगर ये ही याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे वेदर द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। एवरीवन गूगल इट। Depolarization हाँ बोलो। contraction. डीपोलराइजेशन Depolarization मीन्स, means contraction. Contraction. ओके, एंड And रिपोलराइजेशन? repolarization means relaxation. श्योर? Relaxation. श्योर? Yes. डीपोलराइजेशन का मतलब ऐसा नहीं होता रिलैक्स होना? Depolarize થાય છે ને સંકોચાય. ओके, अदर स्टूडेंट्स जिसको नहीं पता है प्लीज गूगल इट, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन, कहीं पे भी लिख दो एंड टेल मी whether Herschel is right or wrong. There is one trick to remember this and it's so easy. Tell me, what is depolarization, other students, and what is repolarization? Solo. Repolarization is relaxation. And depolarization? Contraction. Okay, so how you can remember this thing? With re. Repolarization, relaxation. दोनों re same है. So ऐसे याद रहेगा. So depolarization always contraction होगा. So this is the simple trick. Repolarization, relaxation दोनों same है. R. And depolarization is contraction. So ये जो फाइबर्स है वो पूरे वेंट्रिकल्स में से फैले हुए हैं और उसका काम क्या है? वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना. Purkinje fiber can act as a pacemaker with the rate of 20 to 40 beats per minute if SA and AV node fails. Yes, हमने बंडल ऑफ हीस में नहीं देखा ऐसा. ऐसे नोड खराब हो जाएगा तो एवी नोड उसका काम संभालेगा, बट वो कितनी हार्ट रेट जनरेट कर सकता है? एक मिनट में 40 to 60. बंडल ऑफ हीस हार्ट रेट जनरेट कर पाएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? हमने ऐसा देखा? यस और नो? बंडल ऑफ हीस कितनी कर पाता है? How much bundle of हीस can generate? 20 to 40. No.
How much bundle of his can generate? Bundle of his cannot generate the heart rate. Bundle of his नहीं कर सकता, इसीलिए वहां पर नहीं लिखा था. बट परकिंजी फाइबर्स कर सकते हैं. बट वो कितनी कर सकते हैं? 20 to 40 ही कर सकते हैं. सो ऐसे नोड हार्ट रेट जनरेट कर सकता है, एवी नोड एंड परकिंजी फाइबर्स, ये तीन ही जनरेट कर सकते हैं. बंडल ऑफ हिस सिर्फ कैरी कर पाता है, वो जनरेट नहीं कर पाता है. अगर ऐसे नोड एवी नोड दोनों खराब हो गए तो सिर्फ परकिंजी फाइबर्स ही जनरेट कर पाएगा, बट वो भी 20 to 40 बीट्स पर मिनट ही कर पाता है. ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हम कोरोनरी आर्टरीज के बारे में स्टडी करेंगे आफ्टर अ ब्रेक. इश्यूज को डिलीवर करना. सो कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होगा? स्पेसिफिक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रीनल आर्टरी का काम क्या होगा? आई एम Kidney to स्पेसिफिक. हाँ, to supply the blood to the kidney. So what is coronary artery? Function of coronary artery? supply oxygenated blood to heart. Yes, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है, बट उसको भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिक्वायरमेंट होगी ना. वो बिना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी कैसे काम कर पाएगा हार्ट? तो उसको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है. कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द मायोकार्डियम, बिकॉज मायोकार्डियम इज द मेजर कॉन्ट्रैक्टिंग मसल ऑफ द हार्ट. विदाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मायोकार्डियम काम नहीं कर पाएगा, तो उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है. तो उसको सप्लाई कौन करती है? हमारे हार्ट को coronary arteries supply करती है. So let's study about coronary arteries. There are mainly two types of coronary arteries, right and left. ये दो main है. So the right main coronary artery supplies the right atrium and right ventricle and the inferior portion of the left ventricle, the posterior septal wall and ऐसे AV node. ये दो branches में है. You can see the image. आपके पास इमेज होगा, उसमें आप देख सकते हो. ये लेफ्ट साइड की मेन कोरोनरी आर्टरी है और ये राइट साइड की मेन कोरोनरी आर्टरी है. सो ये पूरी आर्टरी है, उसकी फिर ब्रांचेस है. एक ये पीछे जा रही है. सो ऐसे कोरोनरी आर्टरी है, एक ब्रांच आगे गई, एक ब्रांच पीछे गई. सो यहाँ से दो ब्रांचेस में वो डिवाइड हो गया. सो राइट मेन कोरोनरी आर्टरी है वो टोटल, फिर हम ब्रांचेस के बारे में बाद में देखेंगे, बट वो टोटल कहाँ कहाँ सप्लाई करती है? राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, इंफीरियर पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज वो पीछे जाके जो नीचे का पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का वहां पर सप्लाई करेगी आगे से. देन पोस्टीरियर सेप्टल वॉल, पीछे से सेप्टम को भी सप्लाई करती है, ऐसे नोड, एवी नोड को. ये सब जगह को राइट साइड से ब्लड सप्लाई मिलता है. लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसकी दो मेजर ब्रांचेस है. लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, दैट इज एलएडी, एंड circumflex artery, that is left circumflex artery. उसकी दो ब्रांचेस है. यू कैन सी हियर, देखो ये लेफ्ट साइड की ब्रांच है, फिर वो दो में डिवाइड हो गई, ये 1 and 2, ये 1 and 2, राइट. ये वाली कौन सी है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी. एंड ये जो है वो नीचे जा रही है, सो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी. अंडरस्टैंड? सो ये उसकी ब्रांचेस है. लेफ्ट साइड की ये रही, राइट साइड की ये है राइट मार्जिनल कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग. ये नीचे जा रही है, बॉर्डर पर है, मार्जिन पर, इसीलिए उसको बोला है राइट मार्जिनल. दूसरी ऐसे पीछे जा रही है, आपको दिख रहे यहाँ पर दिख रही है, बट वो पीछे से जा रही है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर, नीचे की तरफ जा रही है. सो डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी. ये एंटीरियर डिसेंडिंग है, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग है. सो उसके ऊपर से उसके नाम दिए गए हैं जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. देखो अओर्टा में से जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, पहले हार्ट को मिल जाएगा वहां से, फिर पूरी बॉडी में मिलेगा, बिकॉज हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. द एलईडी का काम क्या है? लेफ्ट असेंडिंग left anterior descending coronary artery supplies the blood to the anterior wall of left ventricle, anterior ventricular septum, posterior का right देख रही थी, anterior का left देखेंगी, and apex of the left ventricle. What is the apex and what is the base of heart? Apex मतलब apex and base कहाँ पर होता है? बेस वर्ड से हमें पता चलता है इट इज अ बेस. सो बेस मतलब ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे. ओके,
एंड एपेक्स कहाँ पर होता है? चलो, ये लंग है एंड ये ऐसे 4 वेंट्रिकल्स वाला ऐसे हार्ट है. ओके, राइट. सो लंग का एपेक्स एंड बेस कहाँ पर है? ओके, लेट मी ड्रॉ. ये लंग है, ये ऐसे हार्ट है, राइट. 4 वेंट्रिकल्स. सो वेयर इज द एपेक्स एंड बेस ऑफ लंग एंड वेयर इज द एपेक्स एंड बेस ऑफ हार्ट? चलो, आई एम गिविंग द नंबर 1 2 1 2. लंग का एपेक्स कौन सा है, 1 या 2? एंड हार्ट का कौन सा है, 1 या 2 में से? चलो बोलो, बोलो. These are basic concepts, students. વન લંગ્સ એપેક્સ લંગ્સ નું અપેક્સ આવે ફર્સ્ટ આવે અને This is હાર્ટમાં apex. નીચે આવે. ओके, सो एपेक्स ऑलवेज अपर होता है, बेस ऑलवेज नीचे होता है, बट हार्ट ऐसे पॉइंटेड नीचे की तरफ है. अगर आप हार्ट ऐसे देखोगे तो ऐसे होता है, उसका पॉइंटेड पोर्शन नीचे है. सो इसीलिए ये जो सेकंड है वो एपेक्स है एंड ऊपर का बेस है. सो जो एलएडी है वो नीचे की तरफ जाती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एपेक्स है, जो पॉइंटेड पोर्शन है, यू कैन सी इन द फिगर, वहां पर वो ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी. एंड जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इट सप्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये ऐसे पूरा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है. दिस इज द एपेक्स. ये एपेक्स है और ये ऊपर का बेस होगा. Okay, nice. This is the really important point for you to remember. The coronary artery supplies the capillary of the myocardium with blood. If blockage occurs in these arteries, the client is at risk of myocardial infarction, that is MI. कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है? मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करना. मतलब आर्टरीज में से फिर आर्टीरियोल्स होगी, फिर छोटी छोटी कैपिलरीज होगी जो मायोकार्डियम को सप्लाई करेगी. अगर ये आर्टरी में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर मायोकार्डियल वॉल इंफाक्शन हो जाएगा. मतलब इस्केमिया हो जाए, इंफाक्शन, इस्केमिया, देन नेक्रोसिस. फिर मायोकार्डियम ही डैमेज हो गया तो वो बीट कैसे कर पाएगा? सो उसको हम बोलते हैं एमआई. अगर ब्लॉकेज हो जाता है ये कोरोनरी आर्टरी में से कहीं पे भी, सो पेशेंट को हो जाएगा मायोकार्डियल इंफाक्शन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज हार्ट साउंड. हार्ट साउंड, नॉर्मल हार्ट साउंड कितने हैं? लब डब जो हम बोलते हैं, दैट इज S1 एंड S2. आप सुन सकते हो. S3 S4 एबनॉर्मल है, बट देयर इज अ कंडीशन इन S3. लेट्स स्टडी अबाउट द हार्ट साउंड्स. The first heart sound is heard when the atrioventricular valves close and it loud and is the loudest at the apex of the heart. दोनों वेंट्रिकल्स और एट्रिया वेंट्रिकल्स के दोनों जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड बासकस्पिड, एक साथ ही ऐसे बंद होंगे. सो वो क्लोज होते हैं तो आवाज सुनाई देती है. सो दैट इज S1. एंड दोनों एक साथ पर एक साथ ही बंद होंगे एंड एपेक्स पर आपको सबसे ज्यादा सुनाई देंगे. जो सेकेंड साउंड है S2 साउंड, that is heard when the semilunar valves close and is loudest at the base of the heart. जब दो सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होके जब ये क्लोज होता है तब ये S2 वाला साउंड जनरेट होता है. बट वो अब बेस पर सुनोगे तो सबसे ज्यादा सुनाई देगा, लाउड सुनाई देगा. नेक्स्ट है S3 sound, the third heart sound, which is actually not normal, but there is some condition. Let's study. The S3 sound may be heard if the ventricular wall compliance is decreased and the structures in the ventricular wall vibrates. अब जब हार्ट ऐसे बीट करता है तब वेंट्रिकुलर वॉल्स जो है वो अच्छी नहीं है एंड वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से S3 साउंड जनरेट हो सकता है. दिस कैन अकर इन कंडीशंस सच एज हार्ट फेलियर और valvular regurgitation. regurgitation मतलब, valvular regurgitation मतलब, ओके, बट थोड़ा डिटेल बोलो. दिस इज द ब्रीफ आंसर. मुझे पता नहीं चला, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वर्ड्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज valvular regurgitation? वाल्व की दो एबनॉर्मलिटीज है, either there will be regurgitation or stenosis. What is stenosis?
narrowing, ओके, सो रिगर्जिटेशन में क्या होगा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो S3 साउंड है वो वेंट्रिकुलर फेलियर है, मतलब दोनों वेंट्रिकल्स फेल हो गए या कोई एक फेल हो गया है, सो हार्ट फेलियर हुआ है तब सुनाई देगा, या तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो रहा है, जो वाल्व है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, स्टेनोसिस में वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाता, रिगर्जिटेशन में क्लोज नहीं हो पाता। सो जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड सेमिलुनर वाल्व से आगे बढ़ना चाहिए, बट उसकी जगह हो क्या रहा है, थोड़ा ब्लड बैक फ्लो हो रहा है फ्रॉम दैट वाल्व, एवी वाल्व, सो हमें S3 साउंड सुनाई देगा। However, this is the condition. A third heart sound may be normal in individuals younger than 30 years. Sometimes सारे इंडिविजुअल्स में नहीं होता है, बट अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज 30 ईयर से कम है, उसमें अगर S3 साउंड सुनाई देता है, सो इट डज नॉट इंडिकेट एबनॉर्मलिटी एवरी टाइम। S3 साउंड सुनाई देता है तो हमें चेक करना होगा उसका हार्ट फेलियर है, वाल्वुलर प्रॉब्लम है, क्या है, हम चेक करेंगे। अगर नहीं है कुछ भी तो फिर वो नॉर्मल होगा। सो कुछ इंडिविजुअल्स में यंगर देन 30 इयर्स S3 भी नॉर्मल होता है विदाउट एनी हार्ट फेलियर एंड विदाउट एनी रिगर्जिटेशन होता है। आफ्टर 30 वो फिर नहीं सुनाई देगा, बट फिर भी हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर S3 होता है तो हमें चेक तो करना पड़ेगा, बट समटाइम्स इट कुड बी नॉर्मल। And then last है S4 sound. The fourth heart sound may be heard on atrial systole if the resistance to ventricular filling is present. मतलब it causes of this abnormal finding include cardiac hypertrophy, disease or injury to the ventricular wall. मतलब ये S4 sound कब होगा? जब atrial systole होगा. What is systole and diastole? Systole means contraction, diastole means relaxation. Yes, systole means contraction, diastole means relaxation. So जब atria contract होंगे, but वो blood ventricles में जा नहीं पा रहा है, there is resistance. Resistance क्यों हो रहा है? Due to which could be a reason. क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है blood? But क्या हुआ? There will be opposite to this. What will be there? तो क्या बोलेंगे उसको? वेल्व्युलर स्टेनोसिस है। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बट रेजिस्टेंस है, वो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आगे नहीं जा, वो आपस से ही घूम के एट्रिया में आ गया। सो तब ये S4 साउंड सुनाई देगा। एंड इट कुड आल्सो इंडिकेट कार्डियक हाइपरट्रॉफी, कुछ डिजीज होगा या तो इंजरी टू द वेंट्रिकुलर वॉल, तब भी ये S4 साउंड सुनाई देता है। सो S3 एंड S4 आर एबनॉर्मल साउंड, S1 एंड S2 आर नॉर्मल साउंड, लब एंड डब। ओके, नेक्स्ट है हार्ट रेट। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट? हमने ऐसे नोड में ही देखा। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट? 60 to 100 beats per minute. 60 to 100 beats per minute. So 60 to 100 BPM, that is the normal heart rate. जितनी हार्ट रेट ज्यादा होगी, the faster the heart rate, the less time the heart has for filling. जितनी ज्यादा हार्ट रेट होगी, हार्ट को उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि फिल हो सके एंड वो पंप आउट कर सके। इतना फटाफट बीट कर रहा है, सोचो 120 है तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है रेस्टिंग का, रिलैक्सेशन का, कि वो फील हो सके। सो जितनी हार्ट रेट ज्यादा, हार्ट फीलिंग का टाइम भी उतना कम। सो कार्डियक आउटपुट भी कैसा हो जाएगा? हार्ट ही नहीं भर रहा है तो हार्ट में से बाहर भी कैसे निकलेगा? सो जितनी हार्ट रेट ज्यादा उतना कार्डियक आउटपुट ज्यादा। डिक्रीज, यस, जितनी हार्ट रेट ज्यादा उतना कार्डियक आउटपुट ज्यादा। less, Speak with the confidence. If you are confident of your answer, speak it with the confidence. अगर हार्ट रेट ज्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा ना। डिक्रीज, decrease cardiac output. डिक्रीज हो गया है बिकॉज उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है फील होने के लिए। सो वो बाहर ही कैसे निकलेगा? सो ये चीज याद रखनी है, जितनी हार्ट रेट ज्यादा होगी हार्ट को फील होने का टाइम कम मिलेगा, रिलैक्स होने का, जहां पर वो फील हो सकता है। सो जितनी हार्ट रेट ज्यादा उतना कार्डियक आउटपुट कम। The normal heart rate is 60 to 100 BPM. Sinus tachycardia is heart rate more than 100, and sinus bradycardia, or simply we can call it bradycardia, means heart rate less than 60 BPM. Okay. Then next है autonomic nervous system. Autonomic
देयर इज अ मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या? ऑटोनॉमिक वो वर्ड क्या इंडिकेट करता है? कैन वी कंट्रोल द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? नो। No, नो। we can't. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एम्प्टीइंग होना वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सो हार्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो अपने आप होता है। बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो फैक्टर्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फैक्टर्स, जो उसको फास्ट या स्लो करेंगे, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट? So let's study about the autonomic nervous system. Stimulation of sympathetic nerve fibers releases the neurotransmitter like norepinephrine और epinephrine, जो भी है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज द कंडक्शन स्पीड through AV node, increase the atrial and ventricular contractility, peripheral vasoconstriction. So जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसकी वजह से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ऐसे सब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। उसका काम क्या है? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसको भी बढ़ाना, फास्ट करना, हार्ट रेट भी उसकी वजह से फास्ट हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी एकदम फटाफट हो जाएगी, एंड पेरिफेरल जो वेसल्स है हमारे पूरी बॉडी में, जो वेसल्स है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो सोचो, हार्ट रेट भी बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। स्टिम्युलेशन occurs when there is a decrease in the pressure detected. बट ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से वो स्टिमुलेट हुए क्यों? बिकॉज हमारी ब्लड में पेशेंट को, चलो हाइपोवोलेमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, सो ब्लड के अंदर जो वेसल्स थी उसके अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो नहीं हो रहा था, सो बॉडी को लगा कि प्रेशर कम है, वी वांट मोर ब्लड विद द प्रेशर, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वैसे कैटेकोलामाइंस रिलीज हुए और उन्होंने हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। सो ऐसे एक वर्क किया। सेकेंड है स्टिम्युलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, द न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन which decreases the heart rate, lessens the atrial and ventricular contractility and conductivity. Stimulation occurs when there is increase in the pressure detected. जब पेशेंट को हाइपरवोलेमिया हो गया, या तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो हो रहा है, सो उसकी वजह से क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी और वो एसिटाइलकोलिन है वैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। वो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा? कंडक्शन जो ऐसे नोड से हो रहा था वो भी कम कर देगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी थी वो भी कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट दोनों स्लो हो जाएगा। So this is how autonomic nervous system work, depend on the sympathetic and parasympathetic. नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है? जब जरूरत पड़े तब बढ़ता है, जब जरूरत पड़े तब कम हो जाता है। तो हाउ डज इट वर्क? लेट्स स्टडी अबाउट दैट। देयर आर बैरो रिसेप्टर्स। हमने ये वर्ड पहले भी सुना है। व्हाट इज बैरो रिसेप्टर्स? ओल्ड स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड दिस वर्ड। वेयर वी हैव स्टडीड बैरो रिसेप्टर कहां पर होते हैं, क्या है ये चीज? वी हैव स्टडीड दिस। ऑन्कोलॉजी में भी देखा है, हाँ ऑन्कोलॉजी में देखा है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज में, कॉम्प्लेक्स केयर में देखा था। पेशेंट की हेड ऑफ द बेड हमें उतना भी एलिवेट नहीं करना है 10 डिग्री से ज्यादा कि बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए एंड फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सो व्हाट इज दैट बैरो रिसेप्टर? वी हैव स्टडीड दिस। दिस इज नॉट गुड, यू आर फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट्स। वो अच्छी बात नहीं है। बार बार मैं कितनी बार आपको ये ना एक चीज समझाऊंगी। This is the last time I'm explaining you the baroreceptor. Baroreceptor एक रिसेप्टिंग सेल्स है जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जो वेसल्स में होते हैं, जो ब्लड वेसल्स है हमारी, वहां पर बैरो रिसेप्टर्स होंगे, जो जिसका काम क्या है? बीपी को डिटेक्ट करना, वेदर हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है। सो
एवरी वेसल हैज अ बैरो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करती है हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, सो रिकॉल दिस, राइट इट डाउन. जो भी करना है कर लो, हर बार मैं ये चीज एक्सप्लेन नहीं करने वाली. So baroreceptors are specialized nerve endings affected by the changes in the arterial blood pressure. वो वेसल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व्स ही होते हैं रिसेप्टर मतलब. तो जैसे ही ब्लड प्रेशर चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो डिटेक्ट कर लेगी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसोरिसेप्टर्स. बैरोरिसेप्टर भी बोल सकते हैं, प्रेसोरिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं. एंड दिस आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ aortic arch and carotid sinus. So सबसे ज्यादा ये बैरोरिसेप्टर्स कहां पर होंगे सबसे ज्यादा? सो aortic arch है, जो आर्च ऑफ aorta है, जैसे सी शेप पड़ रहा है, वहां पर ज्यादा होंगे मेनली. एंड जो कैरोटिड साइनसिस है, कैरोटिड इज द मेन आर्टरी व्हिच सप्लाइज द अपर बॉडी, हेड स्पेशली. सो कैरोटिड साइनसिस में एंड आर्च ऑफ द aorta में ये सबसे ज्यादा होते हैं. जैसे ही इंक्रीज इन द आर्टीरियल प्रेशर स्टिमुलेट्स द बैरोरिसेप्टर. जैसे ही प्रेशर ये आर्टरीज में, आर्च ऑफ द aorta में या कैरोटिड आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज हो गया, सो ये बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड द हार्ट रेट एंड आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीजेस. ये बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, उनको दिखा कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, इतने प्रेशर से फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. सो फिर वो लोग ये पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सब जनरेट करेंगे, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी. देयर इज सो मच ऑफ मैकेनिज्म, बट वो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को कम करके छोड़ेंगे. अगर there is a decrease in arterial pressure, reduced stimulation of baroreceptors and vasoconstriction occurs as does in increase in heart rate. अगर प्रेशर कम है आर्टरीज में, ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो रहा है, देयर इज लो प्रेशर, तो वो बैरोरिसेप्टर्स है उसका स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा एंड फिर वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, अल्टीमेटली हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सो बैरोरिसेप्टर्स प्लेस अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द बीपी. वो प्रेशर से आइडेंटिफाई करते हैं, बीपी चेंज होगा तो बैरोरिसेप्टर्स को पता चल जाएगा. देयर आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स. अब ये हो गया, ये एक हमने देखा बैरोरिसेप्टर, ये आर्टरीज में सबसे ज्यादा होता है. नेक्स्ट है स्ट्रेच रिसेप्टर्स. स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द वीना केवा एंड राइट एट्रियम. जो वीना केवा है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना केवा, वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे एंड राइट एट्रियम में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे. This also responds to pressure changes that affect the circulatory volume. Stress receptors and baroreceptors दोनों blood pressure पर ही rely करते हैं. जैसे ही changes होंगे वो लोग activate हो जाएंगे. But इसमें क्या होगा देखो, when the BP decrease as a result of hypovolemia, a sympathetic response occurs causing increase in heart rate and blood vessel constriction. When BP increases as a result of hypervolemia, opposite effect occurs. सब में same देखा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, बैरोरिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर सब सेम काम करते हैं. अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया, सुपीरियर और इंफीरियर वीना के वास्ते प्रेशर से कम ब्लड आ ही नहीं रहा है, एकदम लो प्रेशर से आ रहा है, सो स्ट्रेच रिसेप्टर को पता चला कि बॉडी में फ्लूइड नहीं है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोवोलेमिया. सो वो अल्टीमेटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर प्रेशर से ब्लड आ रहा है हार्ट में, पूरी बॉडी में हाइपरवोलेमिया है, तो वो प्रेशर से ही ब्लड आएगा, तो स्ट्रेस रिसेप्टर फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और अल्टीमेटली हार्ट रेट एंड बीपी को कम कर देंगे. देयर इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज वेसोप्रेसिन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब हमने आगे ही देखा था ऑन्कोलॉजी में, देन एंडोक्राइन में भी देखा है. व्हाट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? यू हैव स्टडीड एंडोक्राइन और नॉट? ओके. एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? डायूरेसिस का मतलब क्या? Online students, this is so bad. What is diuresis? Find out the function of antidiuretic hormone. What is, you can find it. ओके, सो डायूरेटिक्स का काम है वाटर एक्सक्रीशन. डायूरेसिस होना मतलब वाटर बॉडी में एक्सक्रीट होना. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक? वाटर रिटेंशन. वाटर रिटेन करना. सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? पानी को भर कर रखेगा. सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन्फ्लुएंस द बीपी इनडायरेक्टली.
by regulating the vascular volume. जब पेशेंट हाइपोवोलीमिया एक्सपीरियंस करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, फिर वो पानी बचा कर रखेगा, भर कर रखेगा, जिसकी वजह से वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा. सो अल्टीमेटली उसने भी तो हेल्प किया बीपी रेगुलेट करने में. सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स in managing the blood pressure by retaining the volume. Next, increase in the blood pressure. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन एंटी डायूरेटिक रिलीज. अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, फिर भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा, तो कितना ज्यादा पानी भर रहेगा, रिटेन होगा. सो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रिलीज कम हो जाएगा. सो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन डायूरेसिस. एंटी डायूरेसिक बट हार्मोन ही नहीं होगा तो डायूरेसिस इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फ्लूइड बॉडी में से निकल जाएगा, एंड ultimately it will lead to decrease in blood pressure and decrease in blood volume, and ultimately blood pressure भी कम हो जाएगा. So ऐसे वर्क करता है. When there is a decrease in blood volume, it results in increased antidiuretic hormone. This promotes the increase in vascular volume, therefore the BP will increase. जब blood pressure कम होता है तो antidiuretic hormone release होता है, वो water को retain करके रखेगा, ultimately BP बढ़ जाएगा. So उसने भी help की. Next है renin. RAS जो सिस्टम थी, that we will study in detail in nephrology. So renin, angiotensinogen and angiotensin converting जो सिस्टम है पूरी RAS, so उसमें renin बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. renin is a potent vasoconstrictor that causes the BP to increase. renin का काम क्या है, vasoconstriction करना, जिसकी वजह से BP increase होगा. So renin करेगा क्या, renin will convert the angiotensinogen into the angiotensin 1. रेनिन का काम क्या है, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना. फिर ये एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 इन द लंग्स. एंजियोटेंसिन 2 लंग्स सिक्रीट करते हैं, सो एंजियोटेंसिन 1 में से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्शन होगा इन द लंग्स. and now this angiotensin 2 will stimulate the release of aldosterone. रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम. सो ये अब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा. एल्डोस्टेरोन हमने देखा था, एल्डोस्टेरोन क्या है, व्हाट इज दिस एल्डोस्टेरोन, हमने एंडोक्रिनोलॉजी में देखा था. इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड. उसका काम क्या है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, water retention, ओनली वाटर sodium retention and एंड potassium potassium excretion. excretion. पोटेशियम एक्सक्रीशन. सो यहाँ पर जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ड्यू टू दिस एंजियोटेंसिन 2, विदाउट रेनिन ये एंजियोटेंसिन 2 वो होगा ही नहीं, बिकॉज रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना. देन एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2. जब एंजियोटेंसिन 2 होगा ब्लड में तभी एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा. एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या होगा, वाटर एंड सोडियम रिटेन होगा बाय द किडनीज, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, so BP भी बढ़ेगा. So this is how renin is also important in regulating the blood pressure. So this is how our body works. बहुत सारे मैकेनिज्म है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है. ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द वेस्क्यूलर सिस्टम. ब्लड वेसल्स के बारे में, वेस्क्यूलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं. सो वी नो देयर आर आर्टरीज एंड वेन्स. सो आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरी ब्लड को ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का टू द बॉडी फ्रॉम द हार्ट, एंड they convey highly oxygenated blood from left side of the heart to the tissues. आर्टरीज क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू ऑल ओवर द बॉडी एंड टिश्यूज. देन आर्टरीज के बाद होगी आर्टीरियोल्स दैट कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरीज. पहले होती है मेजर आर्टरी, मेजर आर्टरी है ओटा पूरा, उसके बाद छोटी छोटी आर्टरीज होगी, आर्टरीज के बाद होगी आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स के बाद छोटी छोटी ऐसे कैपिलरीज होगी. सो यू कैन सी द इमेज हियर, ये पूरा कैपिलरी बेड है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज है. यू कैन सी हियर दिस इज द आर्टीरियोल, ये आर्टीरियोल है, ये वेन्यूल है. जो छोटी आर्टरीज के बाद भी छोटी पतली होती है उसको आर्टीरियोल बोलते हैं, और उसके बाद की भी जो छोटी है उसको हम कैपिलरीज बोलेंगे. सो आर्टीरियोल्स क्या करेगी, ब्लड फ्लो को कैपिलरीज तक ले जाएगी, कंट्रोल करेगी. The capillaries allows the exchange of fluid and nutrients between the blood and the interstitial spaces.
आप यहाँ पर पूरा कैपिलरी बेड देख सकते हो। ये आर्टीरियोल आई, आर्टीरियोल में से ये छोटी छोटी ब्रांचेस हुई। सो यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स है, इफ यू कैन सी देर आर स्मॉल सेल्स, राइट। यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स है। सो ये ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से ये बहुत ही सेमी परमिएबल, ये बहुत ही हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सो यहाँ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वो सब सेल्स में चला जाएगा, सेल्स में से सारा इसमें आ जाएगा। अब इसमें आएगा तब यहाँ पर हम देखते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है, एंड दिस कैरीज द CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो वो सब वेन्यूल्स में चला जाएगा, अंडरस्टैंड। सो ये पूरा कैपिलरी बेड है जहां पर एक्सचेंज होता है, जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाता है, एंड इट नाउ इट कैरीज द CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो अब वेन्यूल्स में चला जाएगा। सो ये जो बीच में ग्रीन ग्रीन है, दिस आर द लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ वेसल्स है उसकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस है, दैट इज लिम्फ कैपिलरीज। सो वो भी जो एक्सेस फ्लूइड है वो भी वहां से खींच लेगा एंड वापस से उसको ड्रेन करके वेन्यूल्स में डाल देगा, बिकॉज उसका काम नहीं है, उसका वेस्ट, वो फ्लूइड की जरूरत नहीं है। why to keep that fluid in the tissue? So वो एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो लिम्फ उसको खींच के वेन्यूल्स में भेज देगा। So this is how the capillary bed works. And it's the description here. The capillaries allows the exchange of fluid and nutrients between the blood and interstitial spaces. Now the venules receives the blood from the capillary bed and move back into the veins. Venules में से veins में जाएगा, then veins में से IV से inferior vena cava, superior vena cava में वो heart में भेज देगा, फिर वो deoxygenated blood. Veins transports the deoxygenated blood from the tissues back to the right side of the heart, right atrium, एंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ये वेन्स का काम क्या है, पूरी बॉडी में से हार्ट तक ले जाना, फिर वहां से जाएगा लंग्स में टू बिकम ऑक्सीजनेटेड। valves help to return the blood to the heart against the force of gravity. yes, veins में भी valves होता है। सोचो you are in a standing position, so gravity की वजह से blood flow ऊपर नहीं जा पाता, बट वेन्स के अंदर ऐसे वाल्व्स होते हैं, दिस आर द वेन्स। सो वेन्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे वाल्व्स होंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर। सो जैसे ही ब्लड आगे जाएगा ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे तो वो नीचे की तरफ ना जाए, एंड ऐसे करके अगेंस्ट द ग्रेविटी पूरा ब्लड हार्ट तक पहुंच सके। The lymphatics drain the tissue and return the tissue fluid to the blood. ये जो lymphatics है बीच बीच में वो क्या करेगी, टिश्यूज में से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सब कुछ ड्रेन कर देगी एंड फिर वो ब्लड में वापस डाल देगी, वेन्स के अंदर की जो सब कुछ एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो भी कैरी होके चला जाए हार्ट की तरफ। सो दिस इज हाउ द वेस्क्यूलर सिस्टम वर्क्स in our body. Okay, so that is all about anatomy and physiology. I hope you understand all the concepts. आपको concepts पता चल गए, अगर ये concepts clear होंगे तभी आगे disease condition understanding होने में easy हो जाएगा. So if it is not clear, please read it at home, properly read करना, and कुछ doubt हो तो कल भी हम discuss करेंगे. Okay, let's study about 1 and 2 diagnostic test, फिर हम complete कर देंगे आज का session. So let's study about the diagnostic test and procedures. नाउ अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल जो चैप्टर सारे सेक्शंस है कि पहले एनाटॉमी है, फिर सारे जो भी कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो उसमें हम कौन से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, एंड बाद में डिजीज कंडीशन हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, दैट इज कार्डियक मार्कर। कार्डियक मार्कर्स बहुत सारे हैं, लाइक फर्स्ट है ट्रोपोनिन, देन हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन टी। सो ऐसे ऐसे डिफरेंट कार्डियक मार्कर्स है वो जो ब्लड के अंदर ही होते हैं। इट इज अ ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगा हार्ट का स्टेटस, स्पेसिफिकली मायोकार्डियम इंजरी हुई है कि नहीं वो पता चल जाएगा। सो अगर आपने कोई हार्ट पेशेंट देखा हो एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, आपको कभी मौका मिले तो उसके ये खास करके किया ही होगा। जो भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं उनमें कार्डियक मार्कर्स का ब्लड टेस्ट होता ही है। सो कभी मौका मिले तो देख लेना अगर ना देखा हो तो। सो फर्स्ट कार्डियक मार्कर है ट्रोपोनिन। Troponin is composed of 3 proteins, troponin C, cardiac troponin I and troponin T. आपने जब हम when we were in a school, हमने जब स्कूल में स्टडी किया था बायोलॉजी में, आई डोंट नो यू रिमेम्बर इट और नॉट, बट ऐसा ट्रोपोनिन होता है, मायोग्लोबिन और ऐसा सब हमने पूरा मसल्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था
कि कॉन्ट्रेक्शन होता है फिर रिलैक्स होता है. सो देयर आर ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो मसल्स में होता है. उसके 3 अदर डिफरेंट टाइप्स है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी. ओके, नाउ अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज ट्रोपोनिन आई. अभी इसमें ये बात है. सो ट्रोपोनिन आई हैज अ हाई एफिनिटी टू मायोकार्डियल इंजरी. ट्रोपोनिन आई जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है मायोकार्डियल इंजरी से. It rises within 3 hours and persists for up to 7 days. जब भी कोई पर्सन का मायोकार्डियल लेयर डैमेज होता है, मायोकार्डियल लेयर डैमेज कब होगा? जब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, तभी वो डैमेज होगा. सो जब भी मायोकार्डियल इंजरी होती है, ये ट्रोपोनिन इमीडिएटली विद इन 3 आवर्स तो वो बढ़ जाता है एंड वो एलिवेटेड ही रहता है फॉर अप टू 7 to 10 डेज. 7 से 10 दिन तक वो एलिवेटेड ही रहेगा. सो जब भी आप किसी पेशेंट का ट्रोपोनिन आई लेवल चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पेशेंट, ये जो पेशेंट है उसका मायोकार्डियल इंजरी हुई है. सो उस पेशेंट को मतलब कोरोनरी ब्लॉकेज होगा तभी मायोकार्डियल इंजरी हुई, वरना तो कोई रिस्क है ही नहीं. सो इससे हमें पता चल जाता है. सो नॉर्मल वैल्यूज आर लो. ट्रोपोनिन आई कितना होना चाहिए? नॉर्मली लेस देन 0.35 नैनोग्राम पर मिलीलीटर. अगर उससे ज्यादा है इट इंडिकेट्स कि मायोकार्डियल डैमेज हुआ था ड्यू टू ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. एंड ट्रोपोनिन टी कितना होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 0.1 ng नैनोग्राम पर dl. एंड thus any rise can indicate myocardial cell damage. अगर ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी बढ़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट के मायोकार्डियल सेल्स डैमेज हुए हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है. सिंपली हमें पता चल जाएगा इससे ही. नेक्स्ट कार्डियक मार्कर है हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन टी, दैट इज HSTNT. उसका शॉर्ट फॉर्म है. HSTNT assay detects the troponin at much lower concentration and as early as 60 to 90 minutes after myocardial cell injury. सेंसिटिविटी वर्ड जहां पर भी आए वहां से हमें ये समझना है कि थोड़ा भी इंक्रीज हो. सोचो ये ट्रोपोनिन टी और आई की वैल्यू है, हमने ये ट्रोपोनिन टी की ही बात कर रहे हैं. This is also troponin T. This is also troponin T. Troponin T है 0.1. Normal value should be less than 0.1. बराबर. अब पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है विदिन 60 to 90 मिनट्स, मतलब घंटे 1.5 घंटे के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ब्लड में ज्यादा इंक्रीज ना, पॉसिबिलिटी है. इमीडिएटली इतना जल्दी कैसे इंक्रीज होगा? सो धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हुआ है, बट देयर इज 0.16 ऐसा भी है या 0.18. तो भी अगर आपने ये टेस्ट किया है तो आपको पता चल जाएगा. सिंपल ट्रोपोनिन टी टेस्ट करोगे तो नहीं पता चलेगा. इट इज सो सेंसिटिव कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भी आपको पता चल जाएगा विद इन 60 to 90 मिनट्स की मायोकार्डियल सेल इंजरी हुई थी. वेदर ट्रोपोनिन टी करोगे तो इट विल टेक टाइम. इट टेक्स टाइम, मे बी 2-3 घंटे लगेंगे उसको राइज होने में, बट सेंसिटिव टेस्ट करोगे तो कम होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को इंजरी है. वो लैब टेस्ट में पता चल जाएगा. इट इज हाईली सेंसिटिव. HSTNT speeds the triage of client with suspected myocardial infarction. अगर आप इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन टी अगर HSTNT करोगे तो उससे आप पेशेंट को बचाने में स्पीड आपको मिल जाएगी. वी कैन इजीली ट्राइज द पेशेंट. हम बता सकते हैं कि किसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसको कम. सो वी कैन इजीली स्पीड द ट्राइज. अगर आपको अर्ली पता चल गया कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफेक्शन है तो यू कैन गिव द अर्ली ट्रीटमेंट. जितना लेट पता चलेगा पेशेंट को भी प्रॉब्लम होगा. तो इससे ये बेनिफिट हो सकता है. एंड नॉर्मल वैल्यूज आर लो, वी नो इट शुड बी लेस देन 0.1, बट सेंसिटिविटी से हमें थोड़ा भी बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा वो ब्लड टेस्ट में. आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके. नेक्स्ट कार्डियक मार्कर है CKMB. आपने देखा होगा हार्ट पेशेंट में CKMB क्या है? क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल मसल. क्रिएटिनिन नहीं है, इट इज क्रिएटिन. It is a different. So creatine kinase myocardial muscle. CKMB एक cardiac marker है. So let's study about CKMB. And elevation in the value indicates myocardial damage. CKMB value ज्यादा आएगी मतलब myocardial damage हो गया है. And elevation occurs within hours and peaks at 18 hours after acute ischemia. पेशेंट को acute ischemia हुआ है. ischemia मतलब lack of blood supply to the myocardium. So within few hours ये वैल्यू एलिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड पीक पर
18 घंटे बाद पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इस्केमिया हुआ है, उसके बाद आफ्टर 18 आवर्स वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, इट विल ऑन द पीक, CKMB सबसे हाईएस्ट होगा। नॉर्मल वैल्यू फॉर CKMB रेंजेस फ्रॉम 2 to 6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। सो अगर CKMB 2 to 6 है, अगर 6 से ज्यादा है मतलब पेशेंट को MI मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल डैमेज हुआ है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज अ मसल प्रोटीन, मसल का एक प्रोटीन है, इट इज अ प्रोटीन काइंड, ऐसा बोल सकते हैं। So myoglobin is a oxygen binding protein found in the cardiac and skeletal muscles. वो muscles में ही होता है। कार्डियक जो मायोकार्डियम है दैट इज ऑल्सो मसल, तो वहां पर भी होगा। पूरी बॉडी में सब मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। वो मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। हम ऐसे काम कर रहे हैं तो हमारे मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन से बाइंड होते मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाएगा और वहां पर उसको काम करवाता है। सो मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, सब मसल्स में होता है। The level rises within 2 hours after cell death. अगर सेल डेथ हो गई, सेल डैमेज हो गया, तो मायोग्लोबिन बढ़ जाएगा within 2 hours with a rapid decline after 7 hours. एक बार बढ़ भी गया फिर धीरे धीरे ठीक भी रिकवर भी होता है। 7 घंटे बाद फिर से वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो एलिवेटेड नहीं रहता, जैसे हमने देखा ट्रोपोनिन आई 7 दिन 10 दिन तक एलिवेटेड ही रहता है, बट ये मायोग्लोबिन विदिन 7 आफ्टर 7 आवर्स वो धीरे धीरे कम होना भी स्टार्ट हो जाएगा। However, it is not cardiac specific. अगर किसी पेशेंट का आपने मायोग्लोबिन टेस्ट किया, मायोग्लोबिन एलिवेटेड आया, तो आप ऐसा बोलोगे कि पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम है? नो, बिकॉज वो अदर स्केलेटल मसल भी डैमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है जो बहुत ही हार्श जिम एक्टिविटीज कर रहा है, सो जिम करने की वजह से मसल टीयर होते हैं। अगर फिर वो पेशेंट चेक करवाएगा मायोग्लोबिन तो भी उसका ज्यादा आएगा, क्यों? बिकॉज मसल टीयर हुआ है, स्केलेटल मसल टीयर होगा तो भी वो मायोग्लोबिन रिलीज होगा। सो इट इज नॉट डायरेक्टली टू द कार्डियक स्पेसिफिक, जरूरी नहीं है कि हार्ट में ही वो एलिवेट होता है। कोई भी बॉडी में मसल डैमेज होगा, मसल के जो सेल्स है वो डेथ होंगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, वो एलिवेट होगा ही। सो इट इज नॉट कार्डियक स्पेसिफिक, बट स्टिल वी कैन यूज इन एज अ कार्डियक मार्कर। अंडरस्टैंड? Yes or no? Yes. नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, दैट इज द कॉमन रिपोर्ट, आपने देखा होगा CBC। CBC, the red blood cell count decreases in rheumatic heart disease and infective endocarditis and increase in the condition characterized by inadequate tissue oxygenation. CBC में RBC, WBC, प्लेटलेट सब कुछ होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट हम देखते हैं। सो जब CBC ब्लड टेस्ट करेंगे हम, तो जब पेशेंट को र्यूमेटिक हार्ट डिजीज होगा या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा, हम ये सारी डिजीज कंडीशन आगे पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग दिस डिजीज कंडीशन RBC डिक्रीज हो जाते हैं। बट जब ऐसी कुछ बीमारी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कम हो गया है, ऑक्सीजनेशन डिक्रीज हो गया, तब RBC इंक्रीज हो जाएंगे एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, बिकॉज बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एंड ऑक्सीजन कौन कैरी कर पाता है? RBC। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। सो जितने RBC ज्यादा उतना हीमोग्लोबिन ज्यादा, एंड ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो पाएगा। सो जब कोई पर्सन या ऐसे एक्सपीरियंस कर रही है उसकी बॉडी ऑक्सीजन डेप्राइव्ड है, तो RBC इंक्रीज हो जाएंगे। Then WBC count increases in infectious and inflammatory disease of the heart and after MI, because large number of WBCs are needed to dispose of necrotic tissues resulting from infection. WBC हम देखते हैं CBC में, तो WBC जब भी इंफेक्शन होता है, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, तब WBC बढ़ जाता है। MI के बाद भी WBC बढ़ जाएंगे। हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है, MI इज ऑल्सो एन इंजरी टू अवर बॉडी, सो वहां पर प्लेटलेट, WBC सब आ जाएंगे, फिर उसको क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सो जब भी MI होता है, नेक्रोसिस हुआ होगा इस्केमिया, तो उसको भी तो क्लीन करना पड़ेगा। सो WBC प्लेटलेट सब इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, वहां पर WBC बढ़ जाएंगे because they want to dispose the necrotic tissue, so तब भी WBC एलिवेट होता है। सो अगर कोई पेशेंट MI वाला है, उसका WBC भी देखो गया तो वो भी एलिवेटेड होगा। An elevated hematocrit can reflect the vascular volume depletion. Yes, जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, हमने देखा था हाइपोवोलेमिया पेशेंट, फ्लूइड लॉस हुआ वाला पेशेंट, तो उसका हेमाटोक्रिट लेवल भी ज्यादा आएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बीकर है जिसके अंदर 5 ml शुगर है एंड 10 ml वाटर है।
5 ग्राम शुगर है, 10 ml वाटर है। दूसरा बीकर है, 5 ग्राम शुगर है एंड 5 ग्राम वाटर, 5 ml वाटर है। सो कौन सा ज्यादा स्वीट लगेगा? ऑब्वियसली जो कम पानी वाला है। सो ब्लड लॉस की वजह से वैस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया है। सो आरबीसी भले सेम है बट पानी कम है, इसीलिए ज्यादा लगेंगे आपको, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगेगा। सो जब वॉल्यूम डिप्लीट हो जाता है, वेस्कुलर वॉल्यूम, तब हेमाटोक्रिट लेवल एलिवेट आएंगे एंड decrease in the hemoglobin and hematocrit level can indicate anemia. जब CBC में hemoglobin and hematocrit कम आए, so it indicates anemia, blood loss, ये सब conditions में hemoglobin hematocrit decrease हो जाता है। So this is all about CBC. Okay. Next है blood coagulation factor. Blood coagulation factors भी रोल प्ले करते हैं। Let's study. So an increase in coagulation factor can occur ड्यूरिंग एंड आफ्टर एमआई। मैंने अभी बोला कि जब भी पेशेंट एमआई एक्सपीरियंस करता है वहां पर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब आ जाएंगे, उसको क्लीनिंग प्रोसेस में काम करने के लिए बट जाएंगे। सो जब भी पेशेंट को एमआई होगा, एमआई होने के वक्त एंड होने के बाद कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, मतलब प्लेटलेट बढ़ जाए, placing the client at a greater risk of thrombophlebitis and formation of clot in the coronary arteries. ऑलरेडी एक तो वो ब्लॉकेज था जिसकी वजह से एमआई हुआ, एंड एमआई हुआ, सेल डैमेज हुआ, इसकी वजह से इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट हुआ, वहां पर डब्ल्यूबीसी की फौज आ गई, प्लेटलेट की फौज आ गई उसको ठीक करने में। पर प्लेटलेट बढ़ जाएगी तो क्लॉट बढ़ने का रिस्क हो जाएगा और अगेन क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, फर्दर डैमेज हो सकता है। सो जब भी पेशेंट को एमआई होता है, एमआई के बाद कोएगुलेशन फैक्टर्स ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे एंड दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है सीरम लिपिड। सीरम लिपिड हार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एथेरोस्क्लेरोसिस लिपिड्स की वजह से ही होता है। सो सीरम लिपिड्स डिटेल में हमने चैप्टर 10 में स्टडी किया था। द लिपिड प्रोफाइल मेजर्स कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ आ जाएगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में। The lipid profile is used to assess the risk of developing coronary artery disease. Okay, कोलेस्ट्रॉल हाई है, लिपिड प्रोफाइल से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को रिस्क है कोरोनरी आर्टरी, मतलब वेसल्स ब्लॉक होने का, कोरोनरी आर्टरी वेसल ब्लॉक होने का रिस्क है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है या कम? इफ अ पर्सन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल आर हाई तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क ज्यादा है या कम है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्यादा है। ज्यादा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड। से अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो रिस्क if triglyceride levels are high, then the risk of developing atherosclerosis, which is called as coronary artery disease, is high or low? Online students, it is high or low? If triglyceride is a good thing or a bad thing? बैड थिंग। तो वो बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL इंक्रीज हो गया है तो रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। अदर स्टूडेंट्स चलो बोलो। कम होगा व्हाई? क्योंकि वो हेल्प करता है, जो कोलेस्ट्रॉल है गुड कोलेस्ट्रॉल उसको रखेगा सो और जो HDL एक्सेस है उसको रिमूव करेगा। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी वेसल्स को क्लीन करने में हेल्प करेगा। सो जितना HDL ज्यादा उतना रिस्क कम। सो HDL कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL? अगर वो इंक्रीज हो गया तो भी हार्ट रिस्क का कम हो जाएगा।
ज्यादा होगा। ज्यादा होगा बिकॉज दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल। सो जितना एलडीएल ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा, सिर्फ एचडीएल ही ऑपोजिट है। सो इससे हमें ये पता चल जाएगा, लिपिड प्रोफाइल से पता चल जाएगा पेशेंट को कितना रिस्क है। लिपोप्रोटीन ए और एलपीए, और उसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एलडीएल, मतलब एलडीएल की बात हो रही है। इट इंक्रीजेस द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स एंड इंक्रीज द क्लॉट, मतलब जितना एलडीएल ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, उतना एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन ज्यादा, मतलब क्लॉट्स भी ज्यादा। बिकॉज प्लेग होगा, आर्टरी में से प्लेग हो गया है विच इज इंजरी टू अवर बॉडी, सो वहां पर डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट की फौज आ जाएगी उसको साफ करने में। और एक तो ये क्लॉट थी, ऊपर से प्लेटलेट ऐसे आ गई, तो फिर ज्यादा क्लॉट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है होमोसिस्टिन। होमोसिस्टिन इज ऑल्सो ब्लड टेस्ट। सो एलिवेटेड लेवल में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। जितना होमोसिस्टिन लेवल ज्यादा ब्लड में, मतलब पेशेंट को कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का रिस्क ज्यादा है। नॉर्मल वैल्यू इज 4.5 to 11.9 माइक्रो मिलीमोल पर लीटर, MCMOL पर लीटर। एज एंड जेंडर डिपेंडेंट, यस, एज के अकॉर्डिंग होमोसिस्टिन की नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होगी, जेंडर के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होगी। सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू, सब में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हाईली सेंसिटिव सीआरपी। सीआरपी, सीआरपी कब बढ़ता है? सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो कब बढ़ता है? Online students, when the CRP level will rise? रेस्पिरेटरी में हमने बहुत बार देखा सीआरपी, ईएसआर, प्रोलैक्टिन और सब कुछ इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो सीआरपी कब इंक्रीज होगा? सेक्शन तो उस द्वारा Yes, when person will experience the inflammation or infection, तब CRP elevate होता है। Normal CRP always less than 10 होता है, right? This is the normal CRP. But this is something different. It is highly sensitive. मतलब I hope you must understand the difference between normal CRP and HSCRP. I am giving you assignment. If you don't know, please Google it. Why? What is the difference between normal CRP, just CRP, and highly sensitive CRP? HSCRP और CRP में क्या difference है? Find it out. So HSCRP detects the inflammatory process such as that associated with development of atherothrombosis. मतलब पेशेंट की आर्टरी में अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, एथेरोथ्रोम्बोसिस हो गया है, दैट इज एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेशन हुआ है। जब भी कुछ इंजरी होगी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, तब सीआरपी बढ़ेगा। A less than 1 mg per liter is considered at low risk, and level greater than 3 mg per liter places the client at high risk for heart disease. HSCRP की वैल्यूज अलग है। It is not less than 10. The normal value should be less than 1 mg per liter. नॉर्मल HSCRP की 1 mg से कम होनी चाहिए एंड CRP की 10 से कम होनी चाहिए। बट अगर पेशेंट है जिसका लेवल 1 mg से कम है, मतलब उसको रिस्क बहुत ही कम है हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का। बट अगर उसका लेवल 3 या 3 से ज्यादा है, मतलब उसको हार्ट डिजीज होने का रिस्क ज्यादा है। नाउ I hope you understand what is the difference between HSCRP and CRP. Find it out tomorrow and tell me. इतना एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, सीआरपी की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 10 होगी, एचएससीआरपी की लेस देन 1। ओके, एंड माइक्रो एल्ब्यूमिन एरिया देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कल से देखेंगे। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमिन क्या है? व्हाट इज एल्ब्यूमिन? व्हाट इज एल्ब्यूमिन? प्रोटीन। ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन, हमारी बॉडी में प्रोटीन कहां पर ज्यादा है? प्रोटीन कहां पर है हमारी बॉडी में? प्रोटीन कहां है? प्रोटीन से क्या बना है हमारी बॉडी में? बोन्स।
हमारी बोन्स प्रोटीन से बने हैं, राइट? मसल्स, यस। एंड हार्ट भी किससे बना है? मसल। मसल से। सो एल्ब्यूमिन इसकी वजह से उससे रिलेटेड है। सो अगर मसल डैमेज होगा तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, जैसे मायोग्लोबिन निकला था वैसे एल्ब्यूमिन भी निकलेगा। सो अगर हम पेशेंट को यूरिन में, हम ब्लड में भी देखेंगे तब भी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा एक्सेस, एंड यूरिन में देखेंगे तब भी लीक होगा। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन हैज बीन अ मार्कर फॉर एंडोथेलियल डिसफंक्शन इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जब दिस इज नॉट स्पेसिफिक, जस्ट लाइक मायोग्लोबिन, बिकॉज बॉडी में एक मसल नहीं है, बहुत सारे मसल्स हैं। बट जब प्रॉब्लम होता है मसल्स में, हार्ट में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तब वो थोड़ा प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमिन वो यूरिन में भी लीक होगा, विच कुड इंडिकेट दैट पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक। बॉडी में कोई भी मसल डैमेज होगा वो प्रोटीन लीक हो सकता है फ्रॉम द यूरिन, एल्ब्यूमिन यूरिया हो सकता है। बट कार्डियोवैस्कुलर में भी इसका एक रोल है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। सो उसमें भी डैमेज होगा तो एल्ब्यूमिन लीक होगा यूरिन में से। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखी हार्ट की, हार्ट के लेयर्स देखे, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मेन मसल, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल ऑफ द हार्ट। फिर एपिकार्डियम के ऊपर होता है पेरिकार्डियम, उसके दो लेयर्स होते हैं, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल इज आउटर, विसरल इज इनर। दोनों के बीच में स्पेस होती है विच कैरीज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। 5 to 20 ml होता है। फिर हमने 4 चैम्बर्स देखे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमने 4 वाल्व्स देखे, 2 एवी वाल्व्स, 2 सेमिल्यूनर वाल्व्स, tricuspid, bicuspid, that is also called as mitral, and pulmonic and aortic semilunar valve. ओके, फिर हमने ऐसे नोड देखा। ऐसे नोड पेस मेकर है, हमारी हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड है। जब वो खराब हो जाता है तो पेशेंट को आर्टिफिशियल लगवाना पड़ता है कि जो करंट जनरेट कर सके। सो ऐसे नोड इज अ पेस मेकर जो 60 to 100 टाइम्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स शॉर्ट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी शूट कर सकता है। ऐसे नोड के बाद वो सारी इलेक्ट्रिकल करंट एवी नोड में जाएगी। अगर ऐसे नोड खराब है तो एवी नोड भी कर सकता है 40 to 60 टाइम्स वो इलेक्ट्रिकल बीट्स जनरेट कर सकता है इन 1 मिनट। फिर एवी नोड से सारा करंट जाएगा बंडल ऑफ हीस में। बंडल ऑफ हीस में 2 ब्रांचेस है, राइट साइड की एंड लेफ्ट साइड की। फिर वो बंडल ऑफ हीस नीचे से परकिंजी फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। परकिंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स में फैली हुई है। एंड उस अगर सब खराब हो जाए, एसे नोड एवी नोड दोनों खराब हो जाए, तो फिर परकिंजी फाइबर्स 20 to 40 टाइम्स इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इनफ। पूरे 1 मिनट में 20 to 40 टाइम्स से बीट होना, मतलब दिस इज नॉट इनफ। पेशेंट, मतलब टेम्पररी हार्ट चालू है, बंद नहीं हो जाएगा, बट इट इज नॉट इनफ। इसीलिए पेशेंट को पेस मेकर की जरूरत पड़ती ही है। फिर हमने कोरोनरी आर्टरीज देखी। जस्ट लाइक अवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन फॉर वर्किंग, एंड पूरी बॉडी को ऑक्सीजन हार्ट देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। तो फिर हार्ट को भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई चाहिए होगा। सो उसको कौन सप्लाई करेगा? कोरोनरी आर्टरीज। सो देयर आर मेन 2 कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट। फिर उसकी ब्रांचेस है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। कोरोनरी में भी लेफ्ट राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग एंड नेक्स्ट थी marginal coronary artery. Yes, then what is this red important point? કોરોનરી આર્ટરી છે માયોકાર્ડિયમ ને ઓક્સિજન બ્લડ સપ્લાય કરે છે એટલા માટે એમાં કોઈ બ્લોકેજ હશે તો એ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન તરફ લીડ કરશે। हाँ, सो कोरोनरी आर्टरीज पूरे हार्ट के मायोकार्डियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, बिकॉज उसको काम ज्यादा करना है। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो फिर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। फिर हमने हार्ट साउंड्स देखे, नॉर्मल है S1 S2। S1 वेंट्रिकल एवी वाल्व बंद होने पर S1 साउंड जनरेट होगा, सेलुलर वाल्व्स बंद होने पर S2 जनरेट होगा। S3 एंड S4 आर एबनॉर्मल्स। some in some patient younger than 30 years, sometimes S3 normal consider किया जाता है, but we will consider it as abnormal, and S4 भी abnormal है। S3
जब वाल्वुलर रीगर्जिटेशन होता है तब होता है, एंड हार्ट फेलियर में होता है। एंड S4 साउंड वाल्वुलर स्टेनोसिस होता है, एंड हाइपरट्रॉफी हो जाए, इंजरी हो जाए, तब S4 साउंड जनरेट होता है, विच इज एबनॉर्मल। फिर हमने हार्ट रेट देखा, जितनी हार्ट रेट ज्यादा उतना कार्डियक आउटपुट कम। नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 है, 100 से ज्यादा होगी तो टेकीकार्डिया बोलेंगे, 60 से कम होगी तो ब्रेडीकार्डिया। फिर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखा, हमारी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। उसमें भी दो मैकेनिज्म है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इंक्रीज करने में काम करेगा, सो न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गए, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कब मतलब डिटेक्ट होगा कि जब बॉडी के अंदर प्रेशर कम है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंड वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे, जो क्या करेंगे, हमारी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। फिर हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल देखा था कि पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर कौन से मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। सो देयर आर बैरो रिसेप्टर्स, स्ट्रेस रिसेप्टर्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड रेनिन। ये पूरे 4 मैकेनिज्म देखे। बैरो रिसेप्टर्स आर्टरीज में होते हैं, वेसल्स आर्टरीज में, स्पेसिफिकली आर्च ऑफ आओर्टा एंड कैरोटिड में ज्यादा होंगे। जैसे ही बॉडी में प्रेशर कम होगा वो बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, एंड वो एनी हाउ बाय स्टिमुलेटिंग द रेनिन सिस्टम, कुछ भी करके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करके, कुछ भी करके वो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। अगर प्रेशर कम है बॉडी के अंदर तो फिर बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, सॉरी, प्रेशर ज्यादा है तो बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, एंड अल्टीमेटली हार्ट रेट भी नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो इंफीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा एंड राइट एट्रियम में होता है। वो भी सेम, जब बॉडी के अंदर प्रेशर कम होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, वो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बढ़ाएंगे। ऑपोजिट टू दैट, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे ही नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी और ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट कम हो जाएगा। फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी प्रेशर बहुत ज्यादा है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम रिलीज होगा, सो जिसकी वजह से यूरिन बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, सो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर हार्ट रेट कम हो जाएगा। देन जब ब्लड प्रेशर कम है तो अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज होना पड़ेगा कि वो स्टोर करके रखे, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन रेनिन, रेनिन एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है। कैसे, तो रेनिन का काम क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना, फिर वो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, विच इज रिलीज फ्रॉम द लंग्स। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है, वो क्या करवाता है, आल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, एंड आल्डोस्टेरोन का काम क्या है, वाटर एंड सोडियम को रिटेन करना, पोटेशियम को एक्सक्रीट करना। सो वाटर एंड सोडियम अभी इंपॉर्टेंट है बीपी के लिए, सो वाटर एंड सोडियम रिटेन हो गए तो बीपी इंक्रीज होगा। अगर बीपी ज्यादा है तो फिर रेनिन सिक्रेशन नहीं होगा, बीपी कम है तभी रेनिन सिक्रेशन होता है। ओके, फिर हमने नॉर्मल वेस्क्यूलर सिस्टम देखी थी कि पूरे हार्ट में से, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में से मेजर आर्टरी निकलती है, दैट इज अओर्टा। फिर अओर्टा आके जाके आर्टरी बनेगी, आर्टरी में से आर्टीरियोल होगी, आर्टीरियोल में से कैपिलरीज होगी। जो कैपिलरीज टिश्यूज, छोटे सेल्स पर होती है, वहां पर सब एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन टिश्यूज ले लेंगे, CO2 कैपिलरीज में दे देंगे, न्यूट्रिशन टिश्यू ले लेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट कैपिलरीज में दे देंगे। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कैरी कर रहे हैं कैपिलरीज, अब हम वो कैपिलरीज जहां पर मर्ज होगी उसको हम बोलेंगे वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद आएगी वेन्स, आगे जाते हुए वेन्स के बाद आएगी लार्जर वेन्स, दैट इज IVC एंड SVC। बट टिश्यूज के बीच में, ये जो पूरा कैपिलरी बेड है उसके बीच में लिम्फेटिक वेस कैपिलरीज भी होती है, जो एक्सेस फ्लूइड को भी खींच के वेन्स के अंदर पोर कर देगी, सो सब क्लीन रहेगा। सो दिस इज हाउ आवर वेस्कुलर सिस्टम वर्क्स। फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट देखे थे, उसमें फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा कार्डियक मार्कर्स। देयर आर 4 कार्डियक मार्कर्स जिससे हमें हार्ट का स्टेटस पता चल सकता है। ट्रोपोनिन, जिसमें ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी हमने देखा। ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी बढ़ जाता है मतलब मायोकार्डियल इंजरी हुई है। नॉर्मल वैल्यू याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो भी चलेगा, आपको दी जाएगी। सो ट्रोपोनिन आई की नॉर्मल वैल्यू है 0.35 से कम, ट्रोपोनिन टी 0.1 से कम होनी चाहिए। वो बढ़ गई है मतलब पेशेंट की मायोकार्डियल इंजरी हुई है, पेशेंट को MI हो गया है। नेक्स्ट हमने देखा HSTNT, वो ट्रोपोनिन टी से थोड़ा अलग है, बिकॉज वो थोड़ा भी एलिवेट होगा, एकदम लो लेवल पर भी वो डिटेक्ट कर पाएगा कि मायोकार्डियल इंजरी हुई है, विद इन 60 to 90 मिनट्स में भी पता चल जाएगा।
देन सीकेएम भी देखा, सीके क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल मसल, सीकेएमबी भी बढ़ जाएगा, मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, डैमेज हुआ है, उसकी नॉर्मल वैल्यू 2 to 6 है। फिर हमने देखा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से बाइंड होकर निकलता है, बट इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, पूरी बॉडी में सारे मसल्स में मायोग्लोबिन होगा। सो जब मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ेगा, इट इंडिकेट्स मसल डैमेज हुए हैं, बट इट इज नॉट कार्डियक स्पेसिफिक, जरूरी नहीं कि हार्ट के मसल डैमेज हुए, कोई भी मसल डैमेज होंगे मायोग्लोबिन बढ़ेगा, बट ऐसा एक है कि कार्डियक में भी हेल्प कर सकता है। फिर हमने सीबीसी देखा, कंप्लीट ब्लड काउंट। सो जब पेशेंट को र्यूमेटिक हार्ट डिजीज होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा, ऐसे केसेस में आरबीसी डाउन हो जाता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तब आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं टू कैरी द मोर ऑक्सीजन। फिर डब्ल्यूबीसी, कोई भी इंफ्लेमेटरी इन्फेक्शियस कंडीशन होगी तब डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएंगे, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर एमआई, बिकॉज वहां पर क्लीनिंग प्रोसेस को सब करना है, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे। देन हेमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज हुआ है, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, देयर इज अ फ्लूइड लॉस, पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोवोलेमिया, तब हेमेटोक्रिट बढ़ जाता है। हेमेटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, मतलब पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है, नॉट ओनली फ्लूइड, पूरा ब्लड लॉस हो गया है, पेशेंट इज अनेमिक, तो हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रिट कम हो जाएंगे। फिर हमने देखा था ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर, यस, पेशेंट को जब भी एमआई होता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन, उसके बाद इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होगा, वहां पर क्लीनिंग प्रोसेस के लिए प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी सब आ जाएंगे, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा, सो कोएगुलेशन फैक्टर्स ब्लड में बढ़ गए हैं, ऐसा देखने को मिलेगा, देयर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, और जिससे क्लॉट फॉर्मेशन का भी रिस्क बढ़ जाता है। देन सीरम लिपिड, लिपिड प्रोफाइल से भी हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का कितना रिस्क है या हो चुका है कि क्या है। सो जितना कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एलडीएल ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा, जितना एचडीएल कम उतना रिस्क ज्यादा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। उसकी नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी होगी जो हमने चैप्टर 10 में स्टडी किया है। होमोसिस्टिन, दैट इज आल्सो अ लैब टेस्ट, होमोसिस्टिन जितना ज्यादा उतना कार्डियोवैस्कुलर डैमेज मतलब होने का रिस्क ज्यादा है, उसकी नॉर्मल वैल्यू 4.5 to 11.9 है। फिर हमने HSCRP देखा, हाईली सेंसिटिव सीआरपी, सो उसकी नॉर्मल लेवल है 1 से भी कम होनी चाहिए, अगर 1 से कम है मतलब पेशेंट को रिस्क बहुत कम है कार्डियक डैमेज होने का, कार्डियक इन्फ्लेमेशन होने का। इन्फ्लेमेशन कब होगा, जब एमआई होता है या कुछ डैमेज होता है, तभी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमारी बॉडी जनरेट करती है। सो अगर 1 से कम है मतलब रिस्क बहुत कम है, बट अगर 3 या 3 से ज्यादा है मतलब रिस्क भी बहुत ज्यादा है। 2 है मतलब द पेशेंट इज एट माइल्ड रिस्क, बट 3 या 3 से ज्यादा है मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है पेशेंट को कोई भी कार्डियक डिजीज होने का। देन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हमने देखा, जब भी मसल्स डैमेज होते हैं हमारी बॉडी में तो उसमें एक प्रोटीन होता है दैट इज एल्ब्यूमिन, वो भी रिलीज होगा, यूरिन में से लीक होगा, बट इट इज आल्सो नॉट स्पेसिफिक टू कार्डियक, बट कार्डियक इज आल्सो अ मसल, तो जब ये डैमेज होगा तब भी ये लीक होगा, तो उससे भी हमें आइडेंटिफाई हो सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No. Okay, so find out the difference between CRP, HSCRP, and दूसरा भी एक assignment दिया था, what was that? Okay, yes, why left ventricle is larger compared to right ventricle? This is so basic. So find it out and see you directly on Monday at 9 a.m. Thank you. Thank you.